आज के वीडियो लेक्चर का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है या जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके एचआरएम से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप सभी ने पढ़ा एचआरएम। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एचआरएम का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका नेचर किस तरीके का है, स्कोप किस तरीके के हैं, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे कलेक्टिवली देखेंगे ना तो तीन चार क्वेश्चन एक साथ मैंने कंबाइन करके आप सभी के सामने रखे हुए हैं। एग्जामिनर भी इस तरीके से सवाल पूछ सकता है या इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उठा करके या किन्हीं दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए मेरे को, सर एचआरएम का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके स्कोप को, नेचर को और सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए जो वहां पर इंप्लॉयज काम करते हैं, जो भी ह्यूमंस काम करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर आप लोग कंपनी के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स अगर कोई होता है ना तो वहां पर काम करने वाले इंप्लॉयज होते हैं। और उनको मैनेज करना, समझ में है ना, उनको मैनेज करना ताकि उनसे हम लोग अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली निकलवा सके। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका एचआरएम कहलाता है और यही आपकी एचआरएम की डेफिनेशन है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एचआरएम की बात करते हैं तो एचआरएम अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लोग लोगों को मैनेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दो इंपॉर्टेंट शब्द मैंने आपको दिए, आपको लोगों को मैनेज करना है, इफेक्टिवली मैनेज करना है और एफिशिएंटली मैनेज करना है। ठीक है, अब जब भी आप लोग एचआरएम की बात करते हैं ना तो एचआरएम के अंदर काफी चीजें आती है। जैसे सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक सही पर्सन का हायरिंग करना। जब एक पर्सन का आप लोग हायरिंग कर लेते हैं उसके बाद उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होता है, उसको मोटिवेशन देना पड़ता है, उसके कंपनसेशन का ध्यान रखा जाता है और उसके साथ एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। गुड रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, इंप्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब भी आप लोग एचआरएम की बात करते हैं, केवल लोगों को मैनेज करने की कलाकारी को एचआरएम नहीं कहते हैं, केवल लोगों को मैनेज करने के प्रोसेस को एचआरएम नहीं कहते हैं, बल्कि यहाँ पर पीपल्स के रिक्रूटमेंट से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, डेवलपमेंट से लेकर के, मोटिवेशन से लेकर के, कंपनसेशन से लेकर के और उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना, ये तमाम चीजें कहां पर आती हैं, ये आपके एचआरएम के अंदर आती हैं। या आप लोग इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं एचआरएम इन चीजों पर फोकस करता है। समझ में आया। और एचआरएम का मेन जो गोल है वो क्या होता है, मेन एम होता है अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ध्यान दीजिएगा, एचआरएम का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल्स काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, उसे क्या करना है, आपको अचीव करना है थ्रू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन। समझ में है ना, ह्यूमंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, सर एचआरएम का। समझ में आया। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि एचआरएम का डेफिनेशन क्या होता है। एचआरएम का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मैनेज करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और यहां पर फोकस किया जाता है एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट से लेकर के, उनके ट्रेनिंग से लेकर के, डेवलपमेंट से लेकर के, उनके कंपनसेशन से लेकर के, मोटिवेशन से लेकर के, उनके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप को बिल्ड करना। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है और एचआरएम का मेन एम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किया है ना उसको अचीव करना। किसका इस्तेमाल करके, सर लोगों का इस्तेमाल करके, ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करके। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना वो वहां पर काम करने वाले लोग होते हैं। समझ में आया। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा, ऐसा मेरा मानना है कि एचआरएम का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब एचआरएम के डेफिनेशन के बाद आपको बताना है सर नेचर ऑफ एचआरएम क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ एचआरएम का मतलब आप लोग कह दीजिए यहाँ पे एचआरएम के कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है अलोंग विद इसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करना। और जब जब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बात करते हैं तो एचआरएम अपने आप में ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन होता है। सर ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन का मतलब क्या होता है, एचआरएम आपके लोगों के साथ डील करता है। एचआरएम किसके साथ डील करता है, लोगों के साथ डील करता है, ह्यूमंस के साथ डील करता है। इसका मतलब एचआरएम किसके साथ डील करता है, पीपल्स के साथ डील करता है। तो ये क्या हो गया, आपका ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन हो गया एट द वर्क एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। और किसके ऊपर फोकस करता है, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे अपने इंप्लॉइज के सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस का ध्यान रखेंगे, उनके डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में काफी हद तक आपकी मदद करती है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ एचआरएम के अंदर
या कैरेक्टरिस्टिक और आप लोग कह सकते हैं फीचर्स के अंदर आप लोग सबसे पहले लिखेंगे एचआरएम अपने आप में ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन रहने वाला है, ठीक है। अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा पॉइंट निकलेगा, एचआरएम अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए एक लेवल पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो अलग मेंटेलिटी के हैं, अलग वर्क कल्चर के हैं, वर्क कल्चर के हैं, ठीक है। उनको मैनेज करना एक अलग कलाकारी है। जब आप लोग इनको मैनेज करके एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर फिर से आपको एचआरएम की जरूरत पड़ेगी, फिर आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे, फिर आपको एचआरएम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इट्स नॉट ए स्टेज, ठीक है, इट्स प्रोसेस, इट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एचआरएम आपको लगातार जरूरत रहती है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, एचआरएम अपने आप में एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है, बिकॉज इंप्लॉइज नीड्स कांस्टेंट गाइडेंस, क्योंकि इंप्लॉइज को क्या चाहिए, एक कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए एंड इवैल्यूएशन चाहिए। समझ में? दैट्स व्हाई वी कैन से एचआरएम इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। तीसरी फीचर आप लोग कह सकते हैं ये आपका यूनिवर्सल फंक्शन होता है। यूनिवर्सल फंक्शन का मतलब होता है जितने भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, इररिस्पेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर भी लोग काम करते हैं, इंप्लॉयज काम करते हैं, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, एचआरएम एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना, एचआरएम हर एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, सच एज बिजनेस फर्म के अंदर, स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एटसेट्रा। हर एक जगह पे जहां पर आपको लोग दिखेंगे, जहां पर आपको इंप्लॉयज दिखेंगे, वहां पर एचआरएम की जरूरत होती है। और इसी तरीके से जो चौथा पॉइंट रहेगा, एचआरएम इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, द मेन एम ऑफ द एचआरएम इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको क्या अचीव करना है सर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का अचीव करना है अपने लोगों का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट आपका रहेगा डेवलपमेंट ओरिएंटेड। डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, एचआरएम एम्फसाइज एम्प्लॉयज ग्रोथ थ्रू द ट्रेनिंग, कैरियर एंड प्लानिंग एंड द स्किल डेवलपमेंट। खैर ये तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज के ओवरऑल डेवलपमेंट को कंसिडरेशन में रखा जाता है। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं, एचआरएम के नेचर के अंदर या कैरेक्टरिस्टिक के अंदर या फीचर्स के अंदर अपने आप में एचआरएम क्या है, आपका एक ह्यूमन ओरिएंटेड प्रोसेस रहता है, कंटीन्यूअस प्रोसेस रहता है, यूनिवर्सल फंक्शन है, गोल ओरिएंटेड है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड माने आपके जो इंप्लॉयज है उनके डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। आपके एचआरएम की डेफिनेशन मैंने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हमने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और इसके फीचर्स को समझने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब हम समझेंगे स्कोप ऑफ एचआरएम। स्कोप ऑफ एचआरएम का मतलब क्या होता है, ये इंक्लूड करके चलता है वो आपकी एक्टिविटी जो मैनेजिंग द एम्प्लॉयज के अंदर एक तरीके से इंक्लूड होती है। ध्यान दीजिएगा, स्कोप क्या क्या है सर, स्कोप के अंदर सबसे पहले बात आती है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर, जब भी आप लोग एचआरएम की बात करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोग प्रोक्योरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज करते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज का मतलब होता है आपको ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना पड़ता है, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, प्लेसमेंट करना पड़ता है और इंडक्शन एंड उनका ओरिएंटेशन करना पड़ता है। तमाम एक्टिविटी किसके अंदर आती है, प्रोक्योरमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्कोप हो गया। इसी तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपका एक सही व्यक्ति का चुनाव एक सही पोजीशन के लिए हो जाता है, उसके बाद फिर हमें उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ता है। डेवलपमेंट का मतलब उसकी ट्रेनिंग करवानी है, उसका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, उसकी कैरियर प्लानिंग करनी है, उसके परफॉर्मेंस अपेरेजल को नोटिस करना है, उसके बाद उसके लीडरशिप डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है। ये तमाम चीजें आपके बी पार्ट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज के अंदर आती है, ठीक है। तो जब भी आप लोग स्कोप ऑफ एचआरएम की बात करेंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज आ जाएगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट आ जाएगा और ये सारी चीजें, उसका ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट चल रहा है, उसके बाद अगर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है तो आपके उसके कंपनसेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। यानी आप लोग कह सकते हैं वेजेज एंड द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, इंसेंटिव एंड बोनसेस यहाँ पे आ जाते हैं, इंप्लॉयज का बेनिफिट यहाँ पे आ जाता है और कंपनसेशन पॉलिसी जो आपके एक तरीके से इंप्लॉयज के फेवर में हो, इस तरीके की चीजों पर आपको एक तरीके से ध्यान देना होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे कंपनसेशन फंक्शन आपको देखने को मिलता है। अब आगे देखिए, एक आपका मेंटेनेंस आ जाएगा। मेंटेनेंस के अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आपका एम्प्लॉयज का वेलफेयर, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया और उसके बाद ग्रीवियंस हैंडल हो गया, तमाम चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। इसी तरीके से आपका एक इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन आता है, जैसे उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन करना, एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन और टीम बिल्डिंग, ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग स्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज आ जाएगा, उसके बाद उनके डेवलपमेंट की बात करनी है, फिर उनके कंपनसेशन की बात करनी है, फिर
उनके मेंटेनेंस और इंटीग्रेशन फंक्शन की बात करनी है, ठीक है। कुल मिलाकर के छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर बैठानी है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप लोग डेफिनेटली इजीली इस पर्टिकुलर चीज को टैकल कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज देखने को नहीं मिलेगी। एचआरएम इज 100% थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक बार आप लोग लेक्चर को देख करके ना नोट्स को गो थ्रो करेंगे तो इतना मेरा मानना है, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, डेफिनेटली आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से इन तमाम चीजों को एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई मेरी इतनी बातें? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको रहा होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, जस्ट ए मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यस, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? अभी हम पढ़ेंगे आपकी सिग्निफिकेंस को लेकर के या इंपोर्टेंस को लेकर के। एचआरएम की सिग्निफिकेंस क्या होती है या इंपोर्टेंस क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे आपका एचआरएम हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। एफिशिएंट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत बेसिक बात है, ठीक है ना। अगर आपके एफिशिएंट एम्प्लॉयज होंगे ना तो वो क्या करेंगे, हायर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, जिनकी वजह से जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है ना उसको अचीव करने में सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। ये आपका पहला पॉइंट है, ये सिग्निफिकेंस है, ये आप लोग कह सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ एचआरएम है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इंप्रूव्स एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। जैसे आप लोग यहाँ पे आप लोग उसका ट्रेनिंग कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, तो उसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन इनहांस एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग एक एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, ठीक है ना, उसको प्रॉपर एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी अलोंग विद द इफेक्टिवनेस इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अगेन आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जल्दी अचीव करने में, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने में आपकी मदद करता है। तीसरा रहेगा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो मैन पावर है, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, एचआरएम एंश्योर करता है राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन द राइट, जो बहुत जरूरी बात है। ये देखिए, मैंने बताया था आपका रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक सही जॉब के लिए, एक सही पद के लिए एक सही व्यक्ति का चुनाव करना, सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ और सही कॉम्पिटेंसीज के साथ, ये आपका एक बड़ा रोल होता है एचआरएम का। और एचआरएम ही आपका इसमें काफी हद तक मदद करता है, क्योंकि एक सही जॉब के लिए अगर आपने एक सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या करेगा, वो आपका एफिशिएंटली काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, अपने जो काम से प्यार करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बेटर रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एचआरएम रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को एंड प्रमोट करता है हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ठीक है ना। एचआरएम की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से ही एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक हेल्थी रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपका जो एचआरएम है ना, वो एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसके कंपनसेशन को प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, उसके वेलफेयर का, उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी का बराबर ध्यान रखते हैं, जिससे उसका जो मोराले है वो इंप्रूव होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग क्या कह सकते हैं, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। और एक सेटिस्फाइड वर्कर है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर तरीके से काम करता है और दिल लगा करके, मन लगा करके काम करता है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये आपका सपोर्ट करता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के अंदर। ध्यान दीजिएगा, एक स्किल्ड और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंड करने में सक्सेसफुली क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन का भी अपना एक रोल होता है, अगर आप लोग एचआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिड्यूस करता है एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉयज टर्नओवर का क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा, गुड एचआर प्रैक्टिसेस अगर आप लोग करते हैं तो आपके इंप्रूव होती है लॉयलिटी एंड रिड्यूस होती है एब्स्टिनेशन एंड द रेजिग्नेशन। अब ये देखिए, एम्प्लॉयज टर्नओवर का क्या मतलब होता है। एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एग्जैक्टली कितने इंप्लॉयज आए और कितने गए, यानी कि कितने नए हायर हुए हैं, कितने फायर हुए हैं, कितने छोड़ करके चले गए हैं, उनका जो रेशियो है ना, वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयज टर्नओवर कहलाता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज टर्नओवर ज्यादा होता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर एंड फायर, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का आना जाना ज्यादा लगा रहता है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी हिला रहता है। तो यहाँ पे
अगर आप लोग एक अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयज टर्नओवर है वो कम होएगा। एम्प्लॉयज टर्नओवर कम होएगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी की तरफ रहेगी और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेजिग्नेशन बहुत कम रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला पॉइंट है दैट इज द एनकरेजेस द टीम वर्क एंड द मोटिवेशन। एचआरएम क्रिएट करता है एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड प्रमोट करता है कोऑपरेशन को। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। नवा पॉइंट है एंश्योर द लीगल कंप्लायंसेज। ये क्या करता है, आपका एंश्योर करता है लीगल कंप्लायंसेज को, माने एचआरएम हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के लिए लेबर लॉज को एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, डोंट प्ले विद द एथिक्स नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन, वट एवर यू आर डूइंग विद अकॉर्डिंग टू द एथिक्स नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। ठीक है ना, ह्यूमैनिटी, डिग्निटी और स्पिरिचुअलिटी के साथ। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम पूछा जाए तो आपको अच्छे से मेंशन करके आनी है। ठीक है, और देखिए यार यहाँ पे कोई ऐसी समझाने वाली बात आपको देखने को नहीं मिलेगी कि हायरे बहुत डिटेल में जाकर के कॉन्सेप्ट और इसकी क्लैरिटी करना जरूरी है। दीज आर वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों ने अपने क्लास 12 के दरमियान भी पढ़ी होंगी और इस बार भी एक बार इस लेक्चर को आप लोग अटेंड करेंगे, मुझे सुन लीजिए, देख लीजिए, लेक्चर को अच्छे से लगा लीजिए। नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा या इस वीडियो के नीचे अगर आप लोग पीडीएफ कमेंट करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इन नोट्स को एक बार गो थ्रू कीजिए। ठीक है ना, 101% आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि भाई साहब ये बड़ा आसान सब्जेक्ट है और इसके अंदर ए प्लस या ओ ग्रेड स्कोर करना बड़ा ही इजी रहने वाला है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। आई होप कि पहला जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियर रहा होगा। दैट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचआरएम, उसके स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ये भी जो आपके बेसिक बेसिक नेचर क्या। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं। अब दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जाता है ना वो आपका जो एचआरएम रहता है उसके फंक्शंस क्या रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एचआरएम परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन को जो रिलेटेड होते हैं मैनेजिंग द इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज करने के जो भी आपके काम है, जो भी एक्टिविटीज है, जो भी फंक्शन है परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, एचआरएम के द्वारा। दीज फंक्शंस हेल्प इन एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड द मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, ये आपके सारे फंक्शन किए ही इसलिए जाते हैं ताकि एट द एंड आप लोग एक सही व्यक्ति का चुनाव करके उसको एंड तक अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए रिटेन कर पाए, रोक के रख पाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे एचआरएम के जो फंक्शन है ना माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, उसके आपके दो मेन टाइप के फंक्शन रहने वाले हैं। सर दो मेन टाइप के, यस, एग्जामिनेशन के अंदर यहां से सवाल बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। एक आपका मैनेजरल फंक्शन होता है, एक आपका ऑपरेटिव फंक्शन होता है। मैनेजरल फंक्शन के अंदर जैसे आपका प्लानिंग हो गया, जैसे आपका ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो गया। ठीक है, ये तमाम फंक्शन है, ये कहां पे आते हैं, ये आपके मैनेजरल फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैनेजरल फंक्शन के अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं भाई साहब, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, आपका प्लानिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सर आपका प्लानिंग हो गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा सर, आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपका कंट्रोलिंग। ठीक है ना, तमाम चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं दैट इज द प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब ये होता है हमें इस चीज का फोरकास्ट करना है कि एग्जैक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस डेजिग्नेशन के ऊपर पड़ेगी, किस तरीके से हायर करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, कब हायरिंग करना है, कितनी मैन पावर की जरूरत रहेगी। ये तमाम चीजें किसके अंदर आती है, प्लानिंग के अंदर आती है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व करके चलती है फोरकास्टिंग द मैन पावर। ठीक है ना, फोरकास्टिंग द मैन पावर नीड्स एंड द प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। मैंने बताया ना दो इंपॉर्टेंट शब्द है, एक तो आपको क्या करना है, फोरकास्ट करना है कि मैन पावर की कितनी जरूरत रहेगी, उसके बाद आपको प्लान को प्रिपेयर करना है उनके रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। ये क्या होता है, ये प्लानिंग होता है। ठीक है ना, और ये कहाँ पे आता है सर, ये आपके मैनेजरल फंक्शन ऑफ एचआरएम के अंदर आता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। अब एक बार आपने सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया तो उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है, माने एक सही व्यक्ति को सही ड्यूटी के साथ असाइन करना है। ठीक है ना, ताकि वो स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग कर सके। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, दैट इज द इट मींस अरेंजिंग द रिसोर्सेज एंड असाइनिंग द ड्यूटीज टू द एम्प्लॉयज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। समझ में है ना, आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है रिसोर्सेज को, असाइन करना है ड्यूटीज को एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। ये क्या कहलाता है, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। और जो तीसरा फंक्शन रहेगा वो आपका डायरेक्टिंग रहेगा, उनको गाइड
करना, डायरेक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना, ये तमाम चीजें कहाँ पर आती हैं सर? ये आपके डायरेक्टिंग के अंदर आती है। तो ये एम्प्लॉयज करता है गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है, बहुत बेसिक बात है। अब आगे जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट रहेगा दैट इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग के अंदर आप लोग लिख सकते हैं इट मींस कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड द टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। यानी कि एक तो आपको क्या करना है, एक तो आपकी कागज के अंदर परफॉर्मेंस होती है, एक एक्चुअल में परफॉर्मेंस होती है, एक अंदाजन परफॉर्मेंस होती है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, दोनों को कंपेयर करना। और जहां पर भी आपको कुछ महसूस होता है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, तो उस इंप्रूवमेंट के लिए एक सही स्टेप उठाना, ये क्या कहलाता है? ये आपका कंट्रोलिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एचआरएम के दो मेन फंक्शन बनते हैं। एक आपका क्या बनता है? आपका मैनेजरल फंक्शन होता है, जहां पे आपका सबसे पहले आता है प्लानिंग, आता है ऑर्गेनाइजिंग, आता है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका डायरेक्टिंग आता है, फिर आपका कंट्रोलिंग आता है, ठीक है। ये आपका मैनेजरल फंक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या रहेगा? ऑपरेटिव फंक्शन रहेगा। अब ऑपरेशन के दरमियान जो भी आप लोग एक्टिविटी करते हैं वो ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आती हैं। जैसे अगर आप लोग कहेंगे आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंक्शन करना, ये ऑपरेशन आप लोग करते हैं, ठीक है। उनके डेवलपमेंट फंक्शन की बात करते हैं, उनके कंपनसेशन फंक्शन की बात करते हैं, उनके इंटीग्रेशन फंक्शन की बात करते हैं, उनके मेंटेनेंस फंक्शन की बात करते हैं। ये तमाम चीजें कहां पर आती है माय डियर फ्रेंड्स? ये तमाम चीजें आपके ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आती है, समझ में आया? तो ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आपकी क्या क्या आती है सर? उनके प्रोक्योरमेंट से लेकर डेवलपमेंट से लेकर के इंटीग्रेशन तक सब कहां पे आता है? प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है। और जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है सर, प्रोक्योरमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये इन्वॉल्व करके चलता है राइट एम्प्लॉयज को हायर करना एक राइट पोजीशन के लिए, किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये क्या कहलाता है? ये आपका बेसिकली प्रोक्योरमेंट फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका इंक्लूड होता है ह्यूमन रिसोर्स का प्लान करना कि भाई कितना कब और कहाँ पे चाहिएगा, उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका प्लेसमेंट करना और उनका इंडक्शन करना। ये तमाम चीजें कहाँ पर आ जाती हैं सर? ये आपके प्रोक्योरमेंट के अंदर आ जाती है। एक बार सही राइट व्यक्ति का चुनाव हो जाता है, उसके बाद फिर हमें उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ता है ताकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ सके। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, ये फोकस करता है एम्प्लॉयज की इंप्रूव करने के लिए स्किल्स को, नॉलेज को एंड एबिलिटीज को। समझ में अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है ध्यान दीजिएगा। उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंक्लूड किया गया है, कैरियर प्लानिंग इंक्लूड किया गया है, परफॉर्मेंस अपैरेजल इंक्लूड किया गया है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये तमाम चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। फिर उसके बाद उनके वेजेज और सैलरी को लेकर के, कंपनसेशन को लेकर के, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। लेकिन उससे पहले कंपनसेशन आता है, एम्प्लॉयज का रेमुरेशन और रिवार्ड सब यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे उसका वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंसेंटिव एंड बोनस हो गया, एम्प्लॉयज के बेनिफिट हो गया और कंपनसेशन पॉलिसीज होगी। ये तमाम चीजें कंपनसेशन फंक्शन के अंदर आती हैं, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना। इंटीग्रेशन के अंदर उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, टीम वर्क, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, ये तमाम चीजें आ जाती है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आपका मेंटेनेंस फंक्शन रहेगा। इट फोकस ऑन द एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड द गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है ना। ये कहाँ पे फोकस करता है? एम्प्लॉयज के वेलफेयर के अंदर और गुड वर्किंग कंडीशन के अंदर, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, एम्प्लॉयज वेलफेयर हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग हो गया। तमाम चीजें कहाँ पे आती हैं? ये आपके मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर आती हैं और ये आपके ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ द एचआरएम का हिस्सा रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम चीजों को अच्छे से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज थी, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इस तरीके के सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दिखेगी, आपको अपने हिसाब से उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है और उनका इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट दिख रही है। पहली स्टेटमेंट है एचआरएम रेफर करता है पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड द सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज बिहेवियर, एटीट्यूड एंड द परफॉर्मेंस। इस स्टेटमेंट को आपको एक तरीके से जस्टिफाई करना है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है?
सर दूसरा स्टेटमेंट है एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड अपेरेजिंग एंड कंपनसेशन एम्प्लॉयज। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं और क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं तो आप लोग क्या पाएंगे सर, आप लोग पाएंगे यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपके ब्रोडर एंड द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ द एचआरएम को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एचआरएम के दो स्कोप को पढ़ा, एक आपका ऑपरेटिव हो गया, एक आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इनसे भी आकर के पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एचआरएम के अंदर आपको एक ब्रोडर कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपके ब्रोडर एंड द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ एचआरएम को रिप्रेजेंट करती है और ये बताती है एचआरएम केवल और केवल आपकी लोगों को हायर करने तक लिमिट नहीं है, बल्कि आगे इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज को लेकर के, प्रैक्टिसेस को लेकर के एंड सिस्टम को लेकर के, जो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज के बिहेवियर को और परफॉर्मेंस को क्या करती है, एक तरीके से सेव करती है। समझ में आया। तो ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ये जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ये सभी एचआरएम का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना ये हमें बताती है कि एचआरएम केवल और केवल इन चीजों तक सीमित नहीं है, इसके बियॉन्ड जाकर के भी एचआरएम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, देखिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर एचआरएम डेवलप पॉलिसीज रिगार्डिंग टू द, यानी कि एचआरएम किन किन के रिगार्डिंग पॉलिसीज डेवलप करता है। जैसे आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो भी एचआरएम के अंदर बनाई जाती हैं। उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं। कंपनसेशन से रिलेटेड पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जाती हैं। प्रमोशन से रिलेटेड, उनके परफॉर्मेंस अपेरेजल से रिलेटेड, आपके एम्प्लॉयज के वेलफेयर से रिलेटेड, और इसी तरीके से उनके डिसिप्लिन एंड द ग्रीवियंस से हैंडलिंग से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस की जाती है। ठीक है ना, यानी कि पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो सब किसका जिम्मा होता है, एचआरएम का जिम्मा होता है। तो ऊपर जो डेफिनेशन है ना वो वाइडर डेफिनेशन ऑफ एचआरएम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी पॉलिसीज है ना ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को लेकर के, जॉब के सेटिस्फेक्शन को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को लेकर के और प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी को लेकर के। कैसे, ध्यान दीजिएगा, आपने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो लो कंपनसेशन आपके एम्प्लॉयज को देती है तो यहाँ पे उनका मोटिवेशन और मोरल डाउन होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन घट जाएगा, आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, काम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भाई आपने कंपनसेशन, वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखा हुआ है, एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं उनको उतना मेहनत आना मिलता है, प्लस में इंसेंटिव, प्लस में बोनस मिलता है। तो इससे क्या होगा, उनका मोरल और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे मोटिवेशन इंक्रीज होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वैसे वैसे आपका एम्प्लॉय बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में आपको सहूलियत होती है। समझ में आया। इसी तरीके से जैसे आपका एम्प्लॉयर का वेलफेयर है, जैसे आपका उसके हेल्थ को लेकर के, उसकी सेफ्टी को लेकर के कितना ध्यान रखा गया है, वर्क कल्चर किस तरीके का मेंटेन किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरीके का है, अगर वो फेवर करता है एम्प्लॉयज को तो कहीं ना कहीं उसका अगेन सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा, और सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देगा। समझ में आया। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो एचआर पॉलिसीज है ना ये आपके एम्प्लॉयज के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को मूड को, एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को शेप करने में काफी हद तक मदद करती है। और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ब्रॉडरली इस चीज को जस्टिफाई करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। अगर आप लोग कंक्लूजन की बात करते हैं स्टेटमेंट 1 के अंदर, ध्यान दीजिएगा तो कंक्लूजन में क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट करेक्टली प्रेजेंट द एचआरएम एज ए स्ट्रेटेजिक एंड द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही तरीके से आपके एचआरएम को स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट करती है, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को और उनकी परफॉर्मेंस को फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या अचीव करने के लिए सर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा और समझ में आया होगा। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उनको किस तरीके से टैकल करना है, आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है, किन किन बुनियादी पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर आप लोग स्टेटमेंट 2 के ऊपर आ जाते हैं तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ सर, स्टेटमेंट 2 के अंदर लिखा हुआ है एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड अपेरेजिंग एंड द कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज। अब ध्यान दीजिएगा, क्या केवल इतना ही होता है उनको पैसा दे करके निपटा देना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जस्ट ए मिनट,
यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजों का क्लैरिटी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप लोग कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट फोकस ऑन द फंक्शनल एंड द ऑपरेशनल साइड ऑफ एचआरएम, ठीक है ना। ये जो आपका बेसिकली आपका स्टेटमेंट है ये कहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन प्लस में ऑपरेशनल साइड ऑफ द एचआरएम को डिफाइन करता है। जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। ये दिस स्टेटमेंट फोकस करता है फंक्शनल एंड द ऑपरेशनल साइड ऑफ द एचआरएम। इट डिफाइन द एचआरएम एज ए प्रोसेस, ये डिफाइन करता है एचआरएम को एज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मेजर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, गौर फरमाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इंक्लूड द 4 मेजर एचआर फंक्शन। यहाँ पे 4 अलग अलग फंक्शन की बात की है, एम्प्लॉयज को एक्वायर करने की बात की है, ट्रेनिंग की बात की है, उनके अपैरेजल एम्प्लॉयज की बात की है, और यहां पर लास्ट में जाकर के एक पॉइंट और था दैट इज द कंपनसेशन की बात की है। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग एक्वायरिंग एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो ये रेफर करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को लेकर के, रिक्रूटमेंट को लेकर के, सिलेक्शन प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है ना। इसी तरीके से ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज की स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटीज को, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे सारी चीजों का ध्यान दिया जाएगा। परफॉर्मेंस अपरेजल की बात करते हैं तो ये आपके इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस पीरियोडिकली, तो कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट से लेकर के उनके सिलेक्शन तक सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट अगेन रिपीट हुए हैं तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल यहाँ पे क्रिटिकल व्यू आपका रखूंगा और इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। सर कंक्लूड कैसे करना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल व्यू के अंदर, दिस डेफिनेशन इज नैरो बिकॉज इट्स मेनली एम्फसाइज द ऑपरेशनल फंक्शन एंड इग्नोर द एम्प्लॉयज रिलेशनशिप, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग एंड द एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। ये सारी चीजें एचआरएम के अंदर आती है लेकिन ये डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से कि यहाँ पर केवल और केवल नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ पर आपके इन तमाम पॉइंट्स को इग्नोर किया गया। दैट्स व्हाई ये जो आपका डेफिनेशन है ना, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये नैरो डेफिनेशंस को एम्फसाइज करता है, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। व्हाट आर द क्वालिटीज एंड द क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज भी पूछा जा सकता है। क्वालिफिकेशन एंड द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू बी ए सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई साहब, अलोंग विद क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना है। अब ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग केवल क्वालिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहली क्वालिटीज ऑब्वियस सी बात, आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपके पास लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए। अब इन चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट पर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग गुड कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है एक जो एचआर प्रोफेशनल होता है ना, एचआर प्रोफेशनल होता है वो कम्युनिकेट करता है क्लियरली एंड इफेक्टिवली विद द एम्प्लॉय। समझ में आया, अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली और कैसे करना है, क्लियरली। तो उसके लिए और उसके मैनेजमेंट के साथ और उसके एक्सटर्नल पार्टीज के लिए, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए सर, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन इंटरव्यूज एंड द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन और इंटरव्यू के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी हेल्प करती हैं। ये इंप्रूव करता है एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप को एंड रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को। एट द एंड कम्युनिकेशन इज द मास्टर की इन एवरी फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा एक गुड एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, अलोंग विद आपको लीडरशिप एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। लीडरशिप एबिलिटी का मतलब होता है एचआर मैनेजर शुड गाइड, मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज पॉजिटिवली, जिससे वो अपनी टीम वर्क को बिल्ड कर पाए, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर पाए, ठीक है ना। कोई भी टकराव हो जाता है तो उसको रेजोल्व कर पाए, ठीक है ना। ये तमाम चीजें कहाँ पे आती हैं, लीडरशिप एबिलिटी के अंदर आती हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सही
आपके ऑप्शन का चुनाव करना, ठीक है, एक सही एक तरीके से प्लान का चुनाव करना और उसके ऊपर सही समय रहते, ठीक है ना, उसके ऊपर डिसीजन लेना, ये एबिलिटी उसके पास होना चाहिए। यानी आप लोग कह सकते हैं एचआर प्रोफेशनल्स मस्ट टेक क्विक एंड फेयर डिसीजंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिसिप्लिन एंड द एम्प्लॉयज वेलफेयर, ठीक है। इन शॉर्ट में उसके पास एक गुड डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए। सबसे जरूरी है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स वो एबिलिटीज होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ या एक्सटर्नल पार्टीज के साथ एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप आप लोग बिल्ड कर सकते हैं। उसको आप लोग क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। दे शुड मेंटेन ए हेल्थी रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल। इसके लिए आपको इंटरपर्सनल स्किल चाहिए जिससे आप लोग ट्रस्ट को क्रिएट कर पाए, कोऑपरेशन को इंप्रूव कर पाए और वर्क हार्मोनी को इनहांस कर पाए। ये तमाम चीजें किसके अंदर आती है, इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। यहाँ पे कोई ज्यादा आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं है, केवल गो थ्रू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कुछ बातें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आप लोग कह सकते हैं एचआर मैनेजर फ्रीक्वेंटली हैंडल एम्प्लॉयज ग्रीवियंस, ठीक है ना, एम्प्लॉयज की ग्रीवियंस को फ्रीक्वेंटली हैंडल करना और वर्क प्लेस के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व करना है। इनकी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक एचआर प्रोफेशनल के पास होना चाहिए और वो कब होगा, जब उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक बातें हैं माय डियर फ्रेंड जो कहां पर आती हैं, एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल की क्वालिटीज के अंदर आती है, ठीक है। अब क्वालिटीज के बाद आपकी क्या आती है, सेकंड आती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पहले हम लोग बात करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल जनरली रिक्वायर्ड द बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, मैनेजमेंट और ए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ए साइकोलॉजी, ठीक है ना। उसके रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर उसके पास बैचलर डिग्री हो, उसके बाद उसके पास मास्टर्स हो, एमबीए हो और स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, ठीक है। या तो एचआरएम के अंदर वो एमबीए हो या तो कोई और स्पेशलाइजेशन उसकी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है ना। ये तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई वो ग्रेजुएट हो और पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। इसी तरीके से प्रोफेशनल नॉलेज भी उसको होना चाहिए। सर प्रोफेशनल नॉलेज बोले तो सर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग मेथड्स हो गए एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, ये तमाम चीजें प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज अ टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल के अंदर जैसे एचआर सॉफ्टवेयर उसको चलाना आना चाहिए, एमएस ऑफिस की एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेरोल सिस्टम का पता होना चाहिए, डेटा एनालिसिस उसको आना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके पास होनी चाहिए। अगर आप लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके रेस्पेक्टिव फील्ड के अंदर उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, अलोंग विद उसके पास टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी है। एंड यहाँ पे याद रखिएगा उसके पास एक एबिलिटी होना चाहिए, दैट इज द कंटीन्यूअस लर्निंग। जिसके पास कंटीन्यूअस लर्निंग का एबिलिटी नहीं है ना, वो एक तरीके से ठहर जाता है, और ठहरी हुई चीज अक्सर जैसे ठहरा हुआ पानी आपका सड़ जाता है, उसी तरीके से वो जो पर्सन है ना वो इंडस्ट्री के लिए इररेलेवेंट हो जाता है, और जो भी इररेलेवेंट पर्सन होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर उनको फायर कर दिया जाता है, दे आर द यूजलेस, ठीक है। तो आपको रेलिवेंट बने रहने के लिए कंटीन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा, कंटीन्यूअस रीडिंग करना पड़ेगा, कंटीन्यूअस अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, और ये आपका एक कंटीन्यूअस लर्निंग का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए कि जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन दे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनना है तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड द कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। एक बार खुद से पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा और आपको एक क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांसेस बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिल रही है। तो इनको आपको माय डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। To be a successful HR professional, one must have a excellent qualities, यानी कि अगर आपको एक सक्सेसफुल HR प्रोफेशनल बनना है तो आपके पास एक एक्सीलेंट क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज अ हेड एंड हेड, ठीक है ना। यानी कि आपको इनका कॉम्बिनेशन आना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट को लेकर के, यानी कि सॉरी
यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगर आपको एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनना है, ठीक है, तो आपको हेड और हेड का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी थी, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ। उस किताब का टाइटल था व्हाट दे डोंट टीच एट हार्वर्ड, ठीक है ना। इस किताब के अंदर बताया गया था कि कोई भी पर्सन होता है, किसी भी लेवल पे वो वर्क करे, उसके पास 3 एच होते हैं, ठीक है, कितने एच होते हैं, 3 एच होते हैं। पहला एच होता है हैंड, ठीक है, अगर आपका केवल हैंड वर्क करता है तो वो आपका लेबर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका हेड, ठीक है ना, जब आपका हैंड प्लस में हेड, ठीक है, वो आपका क्या बन जाता, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं, समझिए कि आपका पहला तो क्या हो गया, आपका हैंड हो गया, ठीक है। अब दूसरा एच क्या होता है सर, आपका हेड होता है, और तीसरा एच क्या होता है सर, आपका हार्ट होता है। यहाँ पे बताया गया है केवल अगर आपका हैंड काम करता है ना, केवल आप लोग हाथ का काम करते हैं, तो आप लोग केवल लेबर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप लोग अपने हाथ के साथ दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जब भी आप लोग अपने हैंड के साथ हेड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका स्किल बन जाता है। क्या बन जाता है, स्किल बन जाता है। लेकिन जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, हैंड हो गया, हेड हो गया और हार्ट हो गया, तो वो आपका आर्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जो भी जिंदगी में काम करें, ना केवल पर्सनल लाइफ के अंदर बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो आपका एक्ट होना चाहिए। मानी आपको हैंड का, हेड का और आपके हार्ट का, तीनों का एक सही प्रपोर्शन में इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही 2 पॉइंट यहाँ पे एम्फोसाइज किए गए हैं, एक आपका हेड है, एक आपका हेड है, ठीक है, एक आपका हेड है, एक आपका हार्ट है। हेड का मतलब आपको रेशनली सोचना है, ठीक है ना, एंड हार्ट का मतलब होता है एम्पैथी फॉर द अदर्स, ठीक है ना, हमको किसी भी डिसीजन पे जंप करने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इन्फ्लुएंस क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, एक लाइन के अंदर अगर आप लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, एचआर यानी कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल होते हैं, उनको लोगों के साथ डील करना होता है, उनके इमोशन के साथ, उनके बिहेवियर के साथ, उनकी परफॉर्मेंस के साथ और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ डील करना होता है, ठीक है। देयरफॉर ए सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल को रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ द हेड एंड द हार्ट। समझ में आया, हेड और हार्ट के बीच में बैलेंस करना उसको आना चाहिए। अब जो आपका हेड है ना, वो आपका रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को, नॉलेज को, लॉजिक को, एनालिटिकल थिंकिंग को एंड द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरीके से अगर आप लोग हेड हार्ट की बात करते हैं, तो ये आपकी एम्पैथी, मैंने बताया ना किसके लिए, एम्पैथी के लिए, कंपैशन के लिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉयज के, ठीक है। यानी कि एम्पैथी, कंपैशन और इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए, और आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों क्वालिटी चाहिए, और दोनों क्वालिटीज के बीच में आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। समझ आए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा और अच्छे से इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई साहब हेड का मतलब क्या होता है। मैंने बताया ये सिंबलाइज करता है इंटेलेक्चुअल और मैनेजरल एबिलिटी को, जो किसी भी प्रोफेशनल को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, आपका नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर कुछ बातें आएंगी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज के अंदर कुछ बातें आएंगी। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। नॉलेज के अंदर आपको एचआर पॉलिसीज की नॉलेज, लेबर लॉ की, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की, कंपनसेशन मैनेजमेंट की और परफॉर्मेंस अप्रेजल की समझ होनी चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर एचआर मैनेजर शुड एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली एंड टेक द रेशनल डिसीजन। उनको क्या करना है, रेशनल डिसीजन लेना, केवल एम्पैथी, केवल कंपैशन, केवल इमोशन के अंदर डिसीजन नहीं लेना है, उसको दिलो दिमाग और जहन तीनों से सोचना है। यानी कि उसके पास लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है। उसके बाद उसको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना है। एचआर प्रोफेशनल ऑफन मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द हायरिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, डिसिप्लिन एंड द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनको क्या करना पड़ेगा, हेड के अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप लोग हेड की बात करते हैं। अब इसके बाद आपका हार्ट होता है। हार्ट सिंबलाइज करता है इमोशनल एंड द ह्यूमन रिलेशनशिप क्वालिटीज नेसेसरी फॉर द मैनेजिंग द पीपल्स एफिशिएंटली। लोगों को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए जो भी क्वालिटीज आपको चाहिए ना, वो सारी इसको यहाँ पे एम्फोसाइज करता है। इसका मतलब जैसे आपका एम्पैथी हो गया, एम्पैथी का मतलब आपको इमोशनल सॉरी आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जिससे आप लोग उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें और आपके एम्प्लॉयज के मोरल को इंप्रूव कर सकें। आपके पास कंपनसेशन
डिफरेंशिएशन एंड केयर एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है एंड अंडरस्टैंड करना है एचआर ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना, अपने इंप्लॉइज के डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर उसके सिचुएशन को समझना और सपोर्ट करना, ये एक एस्पेक्ट आ जाता है। गुड इंटरपर्सनल स्किल का मतलब क्या होता है, आपको एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना चाहिए, आना चाहिए अपने इंप्लॉइज के साथ। इसके अलावा आपका एक रहता है इमोशनल इंटेलिजेंस। सर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, HR professional should manage the emotion carefully while dealing with the conflict and the stress, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे आप लोग बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्व कर पाए, हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट को एक तरीके से सपोर्ट कर पाए। लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कह सकते हैं, मोटिवेशन एंड सपोर्ट, यानी कि एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज improve the performance and job satisfaction, ठीक है। तो these are the very basic points जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है ताकि आप लोग अच्छे से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर चीजों को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। ये छोटा सा कंक्लूजन है जिसको आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा और कंक्लूजन फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जरूर लिख के आइएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जहां से हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। 3 इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर जॉब एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। इसी के सिमिलर एक टर्म होता है जिसको आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हो। इसी तरीके से आपका एक शब्द होता है जिसको आप लोग जॉब स्पेसिफिकेशन के नाम से जानते हो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर आपको जॉब एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना है, या जॉब आपका स्पेसिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करना है, या बुनियादी तौर पे किन्हीं 2 के बीच में या 3 के बीच में डिफरेंस भी आप सभी से पूछा जा सकता है। हाँ, कोई भी आप लोग पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपको हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहरहाल अब हम देखते हैं आपके जॉब एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने आप में ये तीनों जो शब्द है इंटर रिलेटेड भी है और जुदा जुदा भी है। जैसे अगर आप लोग जॉब एनालिसिस की बात करते हैं तो जॉब एनालिसिस के बिहा पे, जॉब एनालिसिस के बेसिस पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है और कहीं ना कहीं आपका जॉब स्पेसिफिकेशन भी तैयार किया जाता है। इन शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं सर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए और जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए जॉब एनालिसिस जरूरी होता है। अब बात आती है सर ये जो शब्द है जॉब एनालिसिस, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए जॉब का मतलब आप लोग समझते हैं किसी भी जॉब के अंदर ना आपको अलग अलग टास्क परफॉर्म करने होते हैं, किसी भी जॉब के अंदर अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है, अलग अलग नॉलेज की जरूरत होती है और अलग अलग एबिलिटीज की जरूरत होती है। समझ में आया, यानी कि हमने क्या समझा सर, हमें कोई भी जॉब के लिए क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, ड्यूटीज क्या रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, स्किल नॉलेज और एबिलिटीज क्या रहेगी, इन तमाम चीजों की जो जानकारी है आपको क्या करनी है, गैदर करनी है, एग्जामिन करनी है एंड इंटरप्रेट करनी है। ये गैदरिंग, एग्जामिनिंग और आपका इंटरप्रेटिंग का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना, ये क्या कहलाता है सर, ये आपका जॉब एनालिसिस कहलाता है। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हैं सर, जॉब एनालिसिस इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग, एग्जामिनिंग एंड द इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए जॉब टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द स्किल नॉलेज एंड एबिलिटीज नीडेड टू परफॉर्म ए जॉब इफेक्टिवली। अगर आप लोग किसी भी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करना चाहते हैं तो इन तमाम चीजों की जानकारी आपको चाहिए। ये तो तमाम जानकारी आप लोग गैदर करते हैं, एग्जामिन करते हैं और इनको जो इंटरप्रेट करते हैं, इन ये तमाम जो आपके बेसिकली स्टेप्स है, इनका जो कलेक्टिवली या सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाता है सर, जॉब एनालिसिस कहलाता है। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है जब तक आप लोग जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे, यहां से समझना मैं क्या बता रहा हूं सर, जब तक आपका जॉब एनालिसिस नहीं होगा आप लोग स्पेसिफिकली कहां पर शिफ्ट नहीं हो सकते हो सर, जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकते। और जब तक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार नहीं होगा आप लोग कहीं ना कहीं जॉब स्पेसिफिकेशन के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो वैसे आप सबका तीनों शब्दों का अपना मीनिंग है लेकिन एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड भी है। ये बात मैंने आपको जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया था उसी टाइम पे बता दिया था। अब ध्यान दीजिएगा जॉब एनालिसिस का सर पर्पस क्या होता है सर, अगर आप लोग कलेक्ट करना चाहते हैं डेटा किसके रिगार्डिंग, अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है या जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार करना, मैंने पहले भी बताया इन दोनों का बेस क्या होगा सर, जॉब एनालिसिस
एनालिसिस होगा तो इसका मतलब जॉब एनालिसिस बड़ा जरूरी प्रोसेस हो जाता है। अगर आप लोग ये चीज इंश्योर करना चाहते हो कि आपका एक सही व्यक्ति राइट पर्सन हायर किया जाए राइट जॉब के ऊपर ऑन द राइट टाइम, देखिए 3 राइट की मैंने बात की है। एक राइट पर्सन होना चाहिए जिसकी हायरिंग आप लोग करना चाहते हो राइट जॉब के लिए राइट टाइम के ऊपर, तो ये आपका कौन इंश्योर करता है सर? जॉब एनालिसिस इंश्योर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं सर? वर्क एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं सर, आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट जो भी यूज किए गए हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं सर। जॉब का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे आपका फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, या फाइनेंशियल कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी जॉब के अंदर जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो तमाम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जॉब एनालिसिस के डेफिनेशन को लर्न करना है, इसके पर्पज को लर्न करना है, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स को आप लोग इंक्लूड करके चलते हो, इस पॉइंट को आपको लर्न करके चलना है। अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको जॉब एनालिसिस को लेकर के क्लैरिटी हो गया होगा। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस के बाद सेकंड टर्म क्या आती है सर? जॉब डिस्क्रिप्शन आता है। अब आप सभी को पता चल गया होगा सर, जॉब के लिए डिस्क्रिप्शन माने अभी तक जो जो जानकारी आपने यहाँ पे एक तरीके से गैदर की थी, एग्जामिन की थी और इंटरप्रेट की थी ना, उसको आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। उस रिटन डॉक्यूमेंट को आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको समरी मिल जाती है आपकी ड्यूटीज को लेकर के, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, और जो भी आपकी बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स रहेंगे वो तमाम चीजें आपको कहां पे दिख जाएंगी सर? इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर दिख जाएंगी। कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो सर, जॉब डिस्क्रिप्शन अपने आप में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आपको प्रोवाइड करता है समरी ऑफ द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिपोर्टिंग रिलेशन एंड द वर्किंग कंडीशन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग कंडीशन को भी यहाँ पे बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है। ऑफिस स्पेसिफिक जॉब, इसको आप लोग क्या बोल के चलते हैं सर? इसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोल के चलते हैं। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन माने एक रिटन डॉक्यूमेंट जहां पे किसी भी रोल के अंदर एग्जैक्टली किसी भी जॉब के अंदर एग्जैक्टली आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, ड्यूटीज क्या रहेगी, इसका एक समरी आपको देखने को मिल जाता है। कंटेंट की बात करते हो तो बहुत ऑब्वियस बात है, जॉब का टाइटल क्या है, किस डिपार्टमेंट का जॉब है, जॉब का लोकेशन क्या रहेगा सर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी सर, आपका रिपोर्टिंग हायरार्की क्या रहेगा, टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या क्या यूज करना है, और आपकी वर्किंग कंडीशन क्या रहेगी। ये तमाम चीजें कहां पे इंक्लूड की जाती है सर? जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड की जाती है। इसका पर्पज क्या रहता है? पर्पज बिल्कुल सिंपल है, एम्प्लॉयज को हेल्प करना, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, माने उनसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी क्या एक्सपेक्ट करके चल रही है, इस चीज का क्लैरिटी उनको मिल जाए। अलोंग विद ये आपका असिस्ट करते हैं एचआर इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड द परफॉर्मेंस अपेरेजल। क्लियर है? तो ये आपका क्या रहेगा? जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, जॉब एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, हर साल यहां से सवाल देखने को मिलता है। तीसरी टर्म में जो की इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी जिसको आप लोग जॉब स्पेसिफिकेशन बोलते हो। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर सर एक ह्यूमन को कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, कुछ कॉम्पिटेंट्स की जरूरत होती है, कुछ कॉम्पिटेंट स्किल्स की जरूरत होती है, उनको आप लोग क्या कहते हो सर? स्पेसिफिकेशन कहते हो। माने जॉब स्पेसिफिकेशन अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट होता है किसका? ह्यूमन क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायर्ड होता है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो आपका बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन है ना, ये आउटलाइन करता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, व्यक्ति के एक्सपीरियंस को, उसकी स्किल को, उसकी पर्सनालिटी ट्रेड्स को, एंड जो भी आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो तमाम चीजें यहाँ पे आउटलाइन की जाती है सर। किसके अंदर? जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे सर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, टेक्निकल और इंटरपर्सनल स्किल आ जाती है, मेंटल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, और आपकी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोफिशिएंसी है ना, ये तमाम चीजें कहां पे इंक्लूड की जाती है सर? जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर इंक्लूड की जाती है सर। इसका पर्पस भी बिल्कुल क्लियर है कि ये हेल्प करता है एक सही जगह, सही जॉब के लिए सही कैंडिडेट का चुनाव हो सही समय पे, और ये आपका बेसिकली सेट करता है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द हायरिंग। क्लियर है? तो मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द हायरिंग आपको कहां पे देखने को मिलता है? जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तीन अलग अलग शब्द हैं जो बेसिकली बुनियादी तौर पे डिफरेंस रखते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे दोनों
दोनों शब्द जुदा जुदा होने के साथ ना इकट्ठे भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इनका अपना एक डिपेंडेंसी होता है। जॉब एनालिसिस के बिना जॉब डिस्क्रिप्शन के बिना जॉब स्पेसिफिकेशन को तैयार कर पाना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। तीनों के बीच में डिफरेंस करना आपको आ गया तो माय डियर फ्रेंड्स आपको और बेहतर क्लैरिटी होगा। जैसे जॉब एनालिसिस हो गया, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जैसे जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया। यहाँ पे मैंने वो तमाम बेसिस लिए हैं जिनके बिहा पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग को लेकर के बात करते हैं। तो हमने बताया जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ए जॉब करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको रिटन समरी देखने को मिलता है जॉब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड द एट्रीब्यूट जो भी रिक्वायर्ड होते हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो तमाम चीजें यहां पे देखने को आपको मिल जाती है। अब दूसरा पैरामीटर रहेगा सर पर्पस। एग्जैक्टली जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या है? सर इसका मेन पर्पस है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशंस को रेडी करना, उसके लिए बेस तैयार करना। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है सर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं व्हाट द जॉब एंटेल्स, यानी कि आपका जॉब क्या करता है, क्या एंटेल करके चलता है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आप लोग डिफाइन करते हैं हु इज सुटेबल फॉर द जॉब, यानी कि इस जॉब के लिए एग्जैक्टली कौन सा व्यक्ति सुटेबल माना जाएगा। ये चीज कौन एंश्योर करता है? सर जॉब स्पेसिफिकेशन एंश्योर करता है। क्लियर? आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। अब फोकस की अगर आप लोग बात करते हो तो जॉब एनालिसिस जॉब कंटेंट के ऊपर और आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस करता है। जॉब जो डिस्क्रिप्शन होता है वो टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आप लोग एम्प्लॉयज की क्वालिटी जैसे क्वालिफिकेशन, स्किल्स और ट्रेड के ऊपर फोकस किया जाता है। अगला जो पैरामीटर रहेगा वो आउटकम रहेगा। सर जॉब एनालिसिस इज द बेसिस फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द स्पेसिफिकेशन, हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा व्हाट इज टू बी डन इन द जॉब, समझ में है? जॉब में क्या किया जाएगा ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इस तरीके की जॉब में कौन व्यक्ति फिट माना जाएगा, इस चीज को जस्टिफाई करने का, इंश्योर करने का, स्पेसिफाई करने का काम कहां पे किया जाता है? सर जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर किया जाता है। अब यूज्ड बाय का मतलब क्या है? जॉब एनालिसिस है ना, वो आपके एचआर एनालिस्ट होते हैं और मैनेजर यूज करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एचआर एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर यूज कर लेता है। जॉब स्पेसिफिकेशन आपका एचआर और रिक्रूटमेंट टीम बेसिकली एक तरीके से क्या करती है? यूज करती है। डॉक्यूमेंट टाइप की बात करते हो तो जॉब एनालिसिस के अंदर एनालिटिकल प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, और बुनियादी तौर पे यहाँ पर आकर के आपने डेवलप कर लिया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसको लेकर के? जो पहला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको समझाया, एक बेसिक सा कंपैरिजन मैंने आपको दे दिया है जिसको आप लोग पढ़ करके ना डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन के अंदर इजीली आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्लीज 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 अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार इसके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखा गया है। व्हाई इज द जॉब एनालिसिस? देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जॉब एनालिसिस द फाउंडेशन ऑफ ए मेनी अदर एचआर एक्टिविटी। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर जॉब एनालिसिस क्या होता है। ओके, उसके बाद इसका रिलेशन किसके साथ बताना है? एचआर एक्टिविटी के साथ। एचआर एक्टिविटी के अंदर अमूमन आप लोग बेसिकली रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप लोग परफॉर्मेंस अपेरेजल की बात करते हैं और कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। दीज आर द बेसिक एचआर एक्टिविटीज। इनको क्या कहते हो आप लोग? बेसिक एचआर एक्टिविटी कहते हो। लेकिन यहाँ पे ये कहता है एचआर एक्टिविटी का फाउंडेशन माना गया है, बेस माना गया है, नींव माना गया है किसको? सर जॉब एनालिसिस को। इसको आपको जस्टिफाई करना। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले अगर आप लोग बेसिकली एचआर एक्टिविटी की बात करते हो तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते हो। सर रिक्रूटमेंट के अंदर आपको एक जॉब के लिए एक सही व्यक्ति को रिक्रूट करना होता है और उसको सेलेक्ट करना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जॉब एनालिसिस इस चीज के अंदर किस तरीके से आपकी मदद करता है। देखिए, जॉब एनालिसिस प्रोवाइड करता है एक क्लियर पिक्चर कि व्हाट द जॉब इन्वॉल्व, कि आपकी जॉब के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, जिसको आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। एंड ये आपको प्रोवाइड करता है इस जॉब के लिए कौन फिट रहेगा, जिसको आप लोग जॉब स्पेसिफिकेशन
जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है। अब अगर आप लोग इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एचआर की हेल्प कर रहा है उस कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, जो कैंडिडेट क्या है सर, राइट कैंडिडेट है। क्योंकि जॉब के अंदर क्या क्या होगा, ये जॉब एनालिसिस के अंदर आ गया सर, कौन फिट है ये किस में आ गया सर, जॉब एनालिसिस के अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर आपको मदद मिला ना, एचआर को मदद मिला ना। दैट्स व्हाई आप लोग क्या कह सकते हो सर, जॉब एनालिसिस इज द फाउंडेशन ऑफ द एचआर एक्टिविटी। ये पहली एक्टिविटी को मैंने जस्टिफाई किया है। इसी तरीके से जैसे अगर आप लोग ट्रेनिंग की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करते हो सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब आप लोग बेसिकली जो नॉलेज है, जो आपके एम्प्लॉयज का एटीट्यूड है, जो स्किल है, उसको इनहांस करना है, फ्यूचर रेडी बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे ये मदद करता है, ये आइडेंटिफाई करता है किसको सर, स्किल गैप को बिटवीन द व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एंड व्हाट इज एम्प्लॉयज करंटली हैज। माने अभी आपके एम्प्लॉयज के पास क्या क्या स्किल है और उसको रिक्वायर्ड क्या है, इस गैप को आइडेंटिफाई करने का काम कहीं ना कहीं जॉब एनालिसिस के अंदर किया जाता है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी कस्टम डिजाइंड टू मीट द जॉब स्पेसिफिक नीड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कह सकते हो सर, इनडायरेक्ट वे में जॉब एनालिसिस काफी हद तक एचआर एक्टिविटीज को इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और एचआर की हेल्प करता है एक पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचने के लिए। जैसे परफॉर्मेंस अपेरेजल की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस अपेरेजल के अंदर ध्यान दीजिएगा जॉब एनालिसिस किस तरीके से हेल्प करता है सर, ये आपका प्रोवाइड करता है क्या, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। समझ में आया क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को एक तरीके से क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपकी एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। अब इसका कैसे यूज किया जाता है, एम्प्लॉयज आर असेस्ड बेस्ड ऑन हाउ वेल दे मीट द जॉब स्पेसिफिकेशन ड्यूटी। समझ में आया। तो इस तरीके से, इसी तरीके से कंपनसेशन मैनेजमेंट का भी आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपको एक क्लैरिटी हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। क्लियर। आई होप कितनी बातें रही होंगी आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर कि एग्जैक्टली किस तरीके से जॉब जो एनालिसिस है ना, वो आपकी एचआर एक्टिविटी की बेस या फाउंडेशन माना जाता है। इन पॉइंट्स की हेल्प से, इन पॉइंट्स की मदद से आप लोग यहाँ पे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ए जॉब एनालिसिस। सर, जॉब एनालिसिस के अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसको आपको एक्सप्लेन करना। प्रोसेस का मतलब यहाँ पे देयर इज ए मल्टीपल स्टेप जिनके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। सर, कितनी स्टेप रहेंगी याद रखिएगा। सबसे पहली स्टेप होती है डिटरमाइन द पर्पज ऑफ द जॉब एनालिसिस, ये आपको याद रखना है। सेकेंड स्टेप रहेगी सेलेक्ट जॉब टू बी एनालाइज्ड, यानी कि आपको उस जॉब का चुनाव करना है जिसको एनालाइज करना है। तीसरा रहेगा सर आपको कलेक्ट करना है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। सर, चौथा रहेगा आपको चूज करना है मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शन। मैं भी इनको वन बाय वन करके पढ़ाऊंगा। पांचवा रहेगा आपको करना है रिव्यू कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को। छठा रहेगा आपको ड्राफ्ट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन को करना है, रिव्यू करना है और वैलिडेट करना है विद जॉब इंक्यूबेंट्स एंड द सुपरवाइजर्स। और लास्ट में जाके क्या रहेगा, आपको फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल करना है। कुल मिलाकर के जॉब एनालिसिस के अंदर कितनी स्टेप, जॉब एनालिसिस प्रोसेस के अंदर कितनी स्टेप इन्वॉल्व है सर, 8 स्टेप इन्वॉल्व है। आठों को आपको याद रखना है। सर, पहली स्टेप क्या है सर, आपको डिटरमाइन करना है पर्पज ऑफ द जॉब एनालिसिस। सर, जॉब एनालिसिस आप लोग करना क्यों चाहते हैं सर, रिक्रूटमेंट के प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हैं, ट्रेनिंग के प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हैं या अपेरेजल के प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हैं। यानी आपको बताना है, क्लैरिफाई करना है व्हाई इज द एनालिसिस इज बीइंग कंडक्टेड, माने एनालिसिस कंडक्ट क्यों करना है। एक बार ये चीज डिसाइड हो गया, उसके बाद आपको ये देखना है आपको एग्जैक्टली किस जॉब को एनालाइज करना है, ये जरूरी है। यानी कि नॉट ऑल जॉब्स आर एनालाइज्ड एट वंस, एक बार में सारी जॉब को एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। प्रायोरिटी गिवन होती है, जैसे आप लोग की पोजीशन को प्रायोरिटी देते हैं, न्यूली क्रिएटेड रोल्स को, जॉब को विद हाई टर्नओवर को आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। यानी कि एक बार आपने बता दिया कि हमें क्लैरिफाई कर दिया हमें जॉब एनालिसिस क्यों करना है, पर्पस क्लियर हो गया, उसके बाद आपको बताना है एग्जैक्टली कौन सी जॉब को आप लोग एनालाइज करना चाहते हैं। और एक बार अगर आपने जॉब को एनालाइज कर लिया ना, फिर उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है। जैसे आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया, जॉब का डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोसेस मैनुअल्स हो गए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हो गए, इन सबको क्या करना है, एक तरीके से आपको गैदर करना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है सर, आपको डेटा कलेक्शन के मेथड्स को चूज करना है। यहां पर हमारे पास बड़े बतेरे मेथड्स होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, एक इंटरव्यू मेथड होता है, एक क्वेश्चनियर मेथड होता है, एक लॉग्स मेथड होता है, एक आपका टेक्निकल
टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड होता है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग ऑब्जर्वेशन के बिहा पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक मेथड को चूज कर सकते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू वाला मेथड हो सकता है, क्वेश्चनेयर मेथड हो सकता है, यानी कि आपको डेटा कलेक्शन का मेथड का चुनाव करना है। और एक बार आपने डेटा कलेक्शन का मेथड का चुनाव कर लिया, आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ना उसको रिव्यू करना है, माने ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है और तमाम डेटा को वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है जो भी गैप है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन है उसको, समझ में है? गैप और कॉन्फ्लिक्टेड इंफॉर्मेशन को आपको क्या कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना। फिर इसके बिहा पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को ड्राफ्ट करना है और जॉब स्पेसिफिकेशन को ड्राफ्ट करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सर लिस्ट ऑफ द टास्क क्या रहेगा, ड्यूटीज क्या रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर सर आपको क्वालिफिकेशन, स्किल्स और नॉलेज जो भी रिक्वायर्ड है उनको क्या करना होता है सर, आउटलाइन करना होता है। फिर रिव्यू करके वैलिडेट करना होता है जो भी आपके जॉब इनकम्बेंट्स और आपके सुपरवाइजर है उनके साथ, और लास्ट में जाके आप लोग क्या करते हो, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल का काम करते हो। यानी जो भी आपके फाइनलाइज डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और आपका कंपनी जो भी आपकी कॉम्पिटेंसी मॉडल है, गेट अप्रूवल फ्रॉम द एचआर एंड द टॉप मैनेजमेंट। समझ में आया? इनको कौन अप्रूव करता है सर, एचआर अप्रूव करता है, और टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अप्रूव करता है। और इस तरीके से जिसको आप लोग कहते हो प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ए जॉब एनालिसिस डन किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इनको पढ़ लेना है। ये सारे पॉइंट इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा अगर पॉसिबल है तो, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं इस वीडियो पे पब्लिक होने के आधे घंटे बाद ही आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द 3 मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग द जॉब इंक्लूडिंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द ईच मेथड। कई बार पूछा जाता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर बेसिकली जॉब को एनालाइज करना है, ठीक है ना, तो हमारे पास 3 मेथड कम से कम बताने हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनके एडवांटेजेस को भी बताना है, डिसएडवांटेजेस को भी बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड आपका कौन सा हो गया सर, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। सेकंड मेथड कौन सा हो जाएगा सर, इंटरव्यू मेथड हो जाएगा। और सर तीसरा मेथड कौन सा होगा, क्वेश्चनियर मेथड होगा, जिसको आप लोग पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर जब भी आप लोग एनालाइजिंग जॉब की बात करते हो और मेथड की बात करते हो, तो मैंने बताया सर बुनियादी तौर पे आपको 3 मेथड पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन मेथड रहेगा, सेकंड में हमारा आपका बेसिकली इंटरव्यू मेथड रहेगा, और तीसरे नंबर पे आप लोग क्वेश्चनियर मेथड की बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर, ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली अपने इंप्लॉइज को ऑब्जर्व किया जाता है और समझा जाता है क्या क्या चीजें बेहतर हो रही है, कहां पे सुधार की गुंजाइश है, कहां पे सुधार करना चाहिए। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, इन दिस मेथड द job analyst directly observe the employees performing the job and record the task, tool used, working condition and the activities involved। यानी कि जो आपका जॉब एनालिस्ट है वो डायरेक्टली एम्प्लॉइज को क्या करता है, मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है। इसको आप लोग क्या कहते हो सर, ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हो। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंपल और डायरेक्ट मेथड माना जाता है, और ये बेसिकली यूजफुल है उन जॉब के लिए जहां पे मैनुअल और ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज होती है। क्लियर है? और तीसरा क्या रहेगा सर, ये आपका अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, वर्क फ्लो एंड द एक्चुअल प्रैक्टिसेस। ये तो हो गई इसके एडवांटेजेस। इसी तरीके से डिसएडवांटेजेस की बात करो तो ध्यान दीजिएगा, नॉट इफेक्टिव फॉर द मेंटल और क्रिएटिव जॉब। जितनी भी आपकी मेंटल और क्रिएटिव जॉब है ना, वहां पे ये इफेक्टिव नहीं माना जाता है। और जो आपका ऑब्जर्वर बायस कैन डिस्टोर्ट द डेटा, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वर अगर बायस हुआ तो वो आपके डेटा को डिस्टोर्ट कर सकता है। एंड एम्प्लॉयज में अल्टर बिहेवियर व्हेन बीइंग वॉच, यानी कि जब आपका एम्प्लॉयज ऐसा लगेगा कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो अपने बिहेवियर को अल्टर कर सकता है, बदल सकता है। इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स जॉब, कॉम्प्लेक्स जॉब के अंदर ये वाला जो मेथड है का टाइम कंज्यूमिंग माना जाता है। ठीक है, तो बेसिक सा मेथड एक बार पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी आपके जॉब एनालिस्ट होते हैं वो कंडक्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विद द एम्प्लॉय, सुपरवाइजर और ए बोर्ड टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज
रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायर्ड स्किल, माने इंटरव्यू मेथड के अंदर इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है सर, ये आपका प्रोवाइड करता है डीप इंसाइट इनटू द जॉब को लेकर के, ये आपका कवर करता है हिडन एस्पेक्ट नॉट ऑब्जर्वेबल, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, चैलेंजेस हो गए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ऑब्जर्वेशन मेथड से एनालिसिस नहीं किया जा सकता, इंटरव्यू के बिहा पे ही चीजें बाहर निकल के आती है। इसी तरीके से ये आपका फ्लेक्सिबल एंड वाइडली एप्लीकेबल है। अगर आप लोग डिसएडवांटेजेस की बात करते हो तो अगेन ये आपका टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली माना जाता है। रिस्क ऑफ द मिसकम्युनिकेशन और एग्जेगरेशन बाय द एम्प्लॉयज, माने यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन का एक रिस्क रहता है और क्वालिटी डिपेंड करता है इंटरव्यूअर की स्किल के ऊपर और एम्प्लॉयज की ऑनेस्टी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका एक दूसरा मेथड है। क्वेश्चनियर मेथड के अंदर क्या होता है, ए डिटेल्ड एंड ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर इज गिवन टू ए जॉब होल्डर ये कंटेनिंग द जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस, माने यहाँ पे क्या किया जाता है, क्वेश्चनियर दे दिया जाता है जॉब होल्डर को जिसके अंदर बतेरे सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब किसको देना होता है सर, जॉब होल्डर को देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आपके टास्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, ड्यूटी स्किल एंड टूल से ही जुड़े हुए हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। सर कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस ये देखने को मिलते हैं, कोई समझाने वाली बात नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा, तो इनको आपको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है सर, आपका एचआरपी को डिफाइन करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है और आपको बताना है कि क्यों एग्जैक्टली ग्रोइंग इंटरेस्ट एचआरपी इन रिसेंट ईयर, माने एचआरपी का जो इंटरेस्ट है ना वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इतना ग्रो क्यों किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एचआरपी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आप सभी जानते हैं, नाम से आपको आइडिया लग गया होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है ये ऑब्जर्व करना कि फ्यूचर के अंदर फोरकास्ट करना है कि हमें कितनी मैन पावर की जरूरत रहेगी और उस मैन पावर को किस तरीके से अरेंज करना है, ये क्या कहलाता है सर, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। यानी कि अपने आप में ये कैसा प्रोसेस होता है जहां पे आप लोग पूर्वानुमान करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की कितनी जरूरत रहेगी, एग्जैक्टली उनको डेवलपमेंट करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि जो भी नीड्स है उनको टाइमली पूरा किया जा सके, अलोंग विद द कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में इनको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर के पूर्वानुमान करना कि हमें कितने एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत होती है, ये आपका एचआरपी कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। और ये आपका इंश्योर करता है कि राइट नंबर ऑफ द पीपल विद द राइट स्किल एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, यानी आपका क्या करता है, इंश्योर करता है कि सही नंबर पीपल का सही स्किल के साथ सही प्लेस पे सही टाइम के साथ अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है सर, आपका एचआरपी कहलाता है। अगर आप लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तो सर ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर की फोरकास्ट की बात करते हैं सर, अपने आप में ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है वैसे वैसे इस प्रोसेस के अंदर भी तब्दीलियां आती रहती है। तब्दीली का मतलब चेंजेज, ये कैसा है सर, डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब यहाँ पे चीजें बदलती रहती है, इंटरनल फैक्टर के बिहा पे भी और एक्सटर्नल फैक्टर के बिहा पे भी। सर ये आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और यहाँ पे ब्रीफ सप्लाई एंड डिमांड देखने को मिलता है। देयर इज ए इन्वॉल्व ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट, और यहाँ पर क्या होता है, तमाम डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो जब भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक इन नेचर है, गोल ओरिएंटेड है, ब्रिजेस सप्लाई एंड डिमांड, माने सप्लाई और डिमांड के बीच में ब्रिज करता है और यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी आप लोग समझ गए होंगे, सही जॉब के लिए सही व्यक्ति का सही समय पे सही कॉस्ट के साथ उपलब्ध होना, ये तमाम किसके ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं सर, ये बेसिकली आपके एचआरपी के ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मिनिमाइज करना है लेबर कॉस्ट को थ्रू द बेटर प्लानिंग तो ये आपकी मदद कर सकता है सर, ये इंश्योर करता है राइट पीपल को एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, ये हेल्प करता है इन सक्सेशन प्लानिंग फॉर द की पोजीशन, ठीक है ना, की पोजीशन के लिए
सक्सेशन प्लानिंग करने में भी आपकी काफी हद तक मदद करता है। ये इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी थ्रू द मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन का डायरेक्ट संबंध आपका किसके साथ होता है? प्रोडक्टिविटी के साथ होता है। तो डेफिनेटली ये वहां पर भी आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा और 2-3 पॉइंट रहते हैं जिनको आप लोग पढ़ करके ना डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर लिख के आ सकते हैं। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिन पे जहां पर आपको कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, ये समझ लें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाकी पीपीटी के अंदर सारी जानकारी मैंने दी हुई है, जहां पे मैं समझाने की जरूरत है वो समझा भी रहा हूं। बाकी एक बार आप लोग गो थ्रू करेंगे तो आपको 101% क्लैरिटी हो जाएगा। सबसे जरूरी बात है सर, आपको रीजंस बताने हैं किसके लिए सर? फॉर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन एचआरपी इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर के अंदर आपका जो एचआरपी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ग्रोथ क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत रैपिडली आ रहे हैं, जिनकी वजह से डिजिटलाइजेशन की वजह से जो आपकी नई नई स्किल है ना वो डिमांड होती है, जिनकी वजह से आपको नए नए एक तरीके से स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। तो एक तो बड़ा कारण ये है, एक आपका ग्लोबलाइजेशन इसका बड़ा कारण है। अच्छा, फ्रीक्वेंट जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है ना वो भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे, ये एक पॉइंट हो गया सर, स्किल टैलेंट के अलावा आप लोग कहेंगे लीगल कंप्लायंसेस भी एक बड़ा कारण है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, ग्लोबलाइजेशन हो गया, फ्रीक्वेंट रीस्ट्रक्चरिंग, और ये 2-3 पॉइंट है, इनको आपको लिख देना। ठीक है, तो इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और जिनको आपको एक बार पढ़ लेना है। सर सबसे पहले आपको बताना, एचआर प्लानिंग मोर कॉमन क्यों होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के देन द अमंग द स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है? बहुत ऑब्वियस सी बात है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फ्यूचर के अंदर एम्प्लॉयज की शॉर्टेज होती भी है तो लिमिटेड नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनके एडजस्टमेंट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनको बड़े लेवल पे लेबर की जरूरत होती है, डेटा बड़ा होता है, नंबर बड़ा होता है, इसकी वजह से ये वहां पे ज्यादा एक तरीके से सूटेबल माना जाता है और वहां पे ज्यादा इसको प्रीफर किया जाता है। बुनियादी तौर पे ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जैसे आप लोग कहेंगे सर ग्रेटर वर्क फोर्स साइज होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन द डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, इसके अलावा फ्रीक्वेंट प्रमोशन एंड द ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो कुछ बेसिक कारण है जो बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर प्लानिंग को ज्यादा कॉमन बनाते हैं एज कंपेयर टू द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इनको आपको पढ़ लेना है कि सर ये लेबर की शॉर्टेज को बचाते हैं, सक्सेशन प्लानिंग करने में, बेटर टैलेंट एक्विजिशन में, इंप्रूव करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, सपोर्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक गोल को, इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद करते हैं, और इसके अलावा लीगल एंड पॉलिसी कंप्लायंसेस के अंदर भी ये काफी हद तक आपकी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इनको आप लोग पढ़ेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, एक आपको ये क्वेश्चन करना है, स्टेप इन्वॉल्व इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है ना, यानी कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस है इसके अंदर कौन कौन सी स्टेप है? 7 स्टेप लिखी हुई है, जहां पे आपको सबसे पहले एनालाइज करना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, मैन पावर इन्वेंटरी सेकंड स्टेप होता है, फोरकास्टिंग फ्यूचर एचआर डिमांड होता है, फोरकास्टिंग एचआर सप्लाई होता है, आइडेंटिफाई द मैन पावर गैप होता है, डेवलपिंग एचआर एक्शन प्लान होता है, इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये कुछ ऐसे बुनियादी स्टेप हैं जो किसके स्टेप माने जाते हैं सर? रिसोर्स, आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप माने जाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना है, और एक ये छोटा सा क्वेश्चन इसको पढ़ लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड सवाल रहता है आपको एक्सप्लेन करना है, एचआर ऑडिट क्या होता है, माने एचआर ऑडिट होता क्या है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, और उसकी लिमिटेशंस क्या रहने वाली है। पूरे 9 नंबर के लिए सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपसे क्या क्या पूछा गया। एचआर ऑडिट की डेफिनेशन पूछी गई है, फिर आपके प्रोसीजर्स पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, बेनिफिट्स और लिमिटेशन पूछे गए। सबसे पहले हम लोग एचआर ऑडिट की डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एचआर ऑडिट अपने आप में एक ऐसा सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, सिस्टम और प्रोसीजर को लेकर के। माने ये अपने आप में एक एग्जामिनेशन होता है। कैसा एग्जामिनेशन? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, और
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर पॉलिसी, प्रैक्टिस, सिस्टम या प्रोसीजर से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, इट इज डन बाय आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेस इन एन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एंड एंश्योर कंप्लायंसेस विद द लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तीन बातें यहाँ पे बताई गई है। इसका मेन जो आपका मोटिव रहने वाला है एचआर ऑडिट का, वो आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, किसकी, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की, और एंश्योर करना कंप्लायंसेस विद द लॉ, कि एग्जैक्टली उसके कंप्लायंसेस विद द लॉ क्या रहने वाले हैं एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर है? तो एचआर ऑडिट के बारे में अगर आप इतना लिख देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट ये रहने वाला है। तो ये आपका एचआर ऑडिट से रिलेटेड सवाल रहा जिसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं एचआर ऑडिट की ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं, कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे काफी ऑब्जेक्टिव मैंने एचआर ऑडिट के यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लायंसेस चेक करना, किसके साथ, लॉ के साथ कंप्लायंसेस चेक करना, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन के लॉ के साथ कंप्लायंसेस को चेक करना, प्लस में जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके साथ कंप्लायंसेस को चेक करना। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, एंश्योर एचआर पॉलिसीज फॉलो लेबर लॉ, रेगुलेशंस एंड द स्टैंडर्ड्स, माने जो एचआर पॉलिसीज आपकी बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका कंप्लायंसेस कैसा है लेबर लॉ के साथ, माने वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये किसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ये आपके एचआर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। वही अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, माने परफॉर्मेंस का एक तरीके से मेजरमेंट यहाँ पे होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो शब्द मैं आपको दे रहा हूं, एक एफिशिएंसी होता है, एक इफेक्टिवनेस होता है। तो जो आपकी एचआर प्रैक्टिसेस है यहाँ पे इस चीज का मेक श्योर किया जाता है कि आपकी एचआर प्रैक्टिसेस इफेक्टिव भी हो नेचर में और एफिशिएंट भी हो, माने आप लोग इसको क्या कह सकते हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कह सकते हो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला है आइडेंटिफाइंग द गैप्स। आइडेंटिफाइंग द गैप्स का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए जो स्किल चाहिए प्लस में जो आपका ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है उसके पास जो स्किल है, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ट्रेनिंग के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से, अलग अलग मोड से क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, ताकि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है वो अकम्प्लिश कर सके उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिफाइंग द गैप्स। और अगला रहने वाला है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, माने मेक श्योर एचआर स्ट्रेटजीज अलाइन विद द बिजनेस गोल्स, माने जो एचआर पॉलिसीज है उनको कुछ इस तरीके से अलाइन किया जाए कि वो किसके साथ मैच कर सके, किसके साथ एक तरीके से अलाइन हो सके, वो बिजनेस के गोल के साथ अलाइन हो सके। क्लियर? काफी अहम ये पॉइंट रहने वाला है। इसके बाद अगला रहने वाला है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई लीगल रिस्क एंड द एरियाज ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज डिससैटिस्फैक्शन, माने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि लीगल रिस्क क्या रहने वाला है, और हमें ये देखना है एग्जैक्टली कौन से एरिया के अंदर हमारे जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज है वो डिससैटिस्फाई है, माने उनके अंदर कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन का भाव आ रहा है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स तमाम एचआर ऑडिट के क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे सबसे अहम जो रह जाता है वो होता है आपका एचआर ऑडिट का प्रोसीजर क्या रहने वाला। देखिए एचआर ऑडिट का जो प्रोसीजर है वो करीब करीब 6 स्टेप में रहता है। 6 के 6 स्टेप आपको याद करके जानी है। सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमाइन द ऑडिट स्कोप, सबसे पहले ये आपकी स्टेप रहेगी। उसके बाद एचआर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद रिव्यू और एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, उसके बाद इसके आपके जो ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे जो जो इंप्रूवमेंट है उनको रिकमेंड किया जाता है, और फाइनली क्या किया जाता है, फॉलो अप लिया जाता है। माने अगर आप लोग देखेंगे स्टेप 1 से लेकर के और 6 तक चले गए, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे एचआर ऑडिट के अंदर कितनी एचआर ऑडिट का प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर 6 स्टेप रहती हैं। डिटरमाइनिंग द ऑडिट स्कोप, कलेक्ट द एचआर डेटा, रिव्यू एंड एनालाइज, प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट, रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट एंड द फॉलो अप। क्लियर? इनको याद कर लीजिएगा। अगर और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो सभी बातें लिखी हुई है, और एज यूजुअल जो हमारी लैंग्वेज होती है उनके अंदर मैंने यहाँ पे सारी बातें इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक बार गो थ्रो करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे प्रोसीजर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, अब किसकी बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले, देखिए लीगल कंप्लायंसेस रहेगा, ऑब्वियस सी बात है अगर एचआर ऑडिट होता है। इंप्रूव्ड एचआर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात हुई थी, दो टर्म मैंने यहाँ पे यूज की थी, एक इफेक्टिवली एक एफिशिएंसी, ठीक है, तो दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी यहाँ पे रहता है, इंप्लॉयज का सेटिस्फैक्शन
डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, बताया ना कि एग्जैक्टली किस एरिया में वो डिससेटिस्फाई है, वहां पे काम करना, इंप्रूव करना, जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। एंड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट यहाँ पे रहेगा एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क। क्लियर है? तो कुछ माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आने हैं, जो अक्सर यूनिट 5 से पूछे जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल लिमिटेशन रहने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने सही सही बातों पर चर्चा की है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, माने एक लंबा टाइम लगता है एक एचआर ऑडिटर को इन तमाम जितने भी प्रोसेस है उसको अंजाम देने के लिए। काफी कॉस्टली भी रहता है, क्योंकि हमें जितने भी प्रोफेशनल ऑडिटर्स है उनको हायर करना पड़ता है और एक्सटेंसिव रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। इसके बाद रेसिस्ट फ्रॉम द स्टाफ। अब यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज में फियर एक्सपोजर ऑफ फ्लो और एक क्रिटिसिज्म। यहाँ पे सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म का एक्सपोजर का क्या रहता है, डर रहता है, फियर रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, स्टाफ रेसिस्ट करता है किसको, एचआर ऑडिट को। डाटा इनएक्यूरेसी, मान लीजिए जो एचआर ऑडिटिंग होती है ये सारी की सारी डेटा बेस्ड होती है और डेटा में अगर गड़बड़ हुआ ना तो पूरी की पूरी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। एंड एक रहता है इंप्लीमेंटेशन गैप। हमेशा इन चीज को एचआर ऑडिट को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रैक्टिकली हमेशा इनको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लिमिटेशन है जो एग्जाम में आपको लिख के आनी है। टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है, कॉस्टली रहने वाला है, रेसिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ देखने को मिलता है, डेटा एक्यूरेसी देखने को मिलता है, इंप्लीमेंटेशन गैप देखने को मिलता है। तो ये एक सवाल है, लेकिन मैंने एक सवाल के अंदर काफी चीजों को इकट्ठा कर दिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी और यहां तक क्वेश्चन आपके जहन में, दिमाग में बैठ गए होंगे और आप लोग डेफिनेटली इनको मेमोराइज करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जुड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे बताना है HRIS। HR का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, IS का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। माने HRIS की जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एप्लीकेशन ऑफ द HRIS इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर एंड द फंक्शन। 3 सवाल एक साथ पूछे गए, देखेंगे तो 4 है। सबसे पहले HRIS को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा इसकी एप्लीकेशंस को, फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा फीचर्स को, फिर हमें किसको एक्सप्लेन करना है, फंक्शन को। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, HRIS ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है या डेटाबेस होता है, ध्यान रखिएगा। HRIS अपने आप में एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है या एक डेटाबेस है जिसको यूज किया जा सकता है कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड इंटरप्रेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। किससे जुड़ी हुई, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई। क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर सिस्टम या डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या है, इट हेल्प इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। ये एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, स्ट्रीमलाइन HR ऑपरेशंस के अंदर हेल्प करता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल टाइम एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करता है। यानी कि रियल टाइम में जो हमारे पास एम्प्लॉयज है उनका डेटा मैनेज रहे रियल टाइम में। तो ये सॉफ्टवेयर और डेटाबेस आपकी हेल्प करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या था इसी के अंदर, एप्लीकेशंस क्या रहने वाली है। देखिए सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो यही है कि एप्लीकेशंस एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है, यानी कि एम्प्लॉयज से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को कलेक्ट से करके स्टोर करने तक का काम किसका रहता है, HRIS सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर भी ये काफी हेल्प करता है। अटेंडेंस एंड द लीव मैनेजमेंट, यानी कि अटेंडेंस की सिस्टम जो है, आप पहले जो रजिस्टर की मगजमारी होती थी वो सब हटा दी गई, इससे बहुत आसान कर दिया है अटेंडेंस सिस्टम को। प्लस में जो लीव मैनेजमेंट है उसको भी बहुत आसान कर दिया है, किसने, जो आपका HRIS रहने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक अपैरेजल सिस्टम होता है, यानी कि स्पोर्ट अपैरेजल फीडबैक सिस्टम और गोल सेटिंग होता है, जो आपकी डेफिनेट सी बात है परफॉर्मेंस को मैनेज करने में काफी हेल्प करता है। पेरोल प्रोसेसिंग को आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आप लोग लिख सकते हैं, एनालिटिक्स और रिपोर्ट्स को आप लोग लिख सकते हैं, एंड कंप्लायंसेस एंड द लीगल मैनेजमेंट। इसके ऊपर तो हम लोग 3-4 बार चर्चा कर चुके हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एरिया लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आप इस तरीके से चार्ट बना के आते हैं, इस तरीके से टेबल बना के आते हैं, सेम ऐसे लिख के आते हैं और अंडरलाइन करते हैं एक एक की पॉइंट को, तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाएंगे। अब एक सवाल और पूछा जाता है जो आपसे पूछा गया है, HRIS की फीचर्स बताइए।
देखिए आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रहता है, एक ही जगह सारा डेटा आपको एक क्लिक में आपको मिल जाता है, प्लस में डेटा सिक्योरिटी काफी स्ट्रोंग रहती है और कॉन्फिडेंशियलिटी हो रहती है, माने डेटा लीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। ऑटोमेशन के ऊपर यहाँ पे जोर दिया जाता है। HRIS किसको सपोर्ट करता है? ऑटोमेशन को। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इसका रहता है, सेल्फ सर्विस पोर्टल ये रहने वाला है, रियल टाइम प्रोसेसिंग सबसे अहम पॉइंट है, एंड कस्टमर रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स सब आपको एक जगह पे मिल जाता है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये सारी HRIS की फीचर रहने वाली है। अब फंक्शन की अगर आप लोग बात करते हैं कि HRIS के एग्जैक्टली क्या कुछ फंक्शन रहने वाले हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, माने फ्यूचर में हमें एग्जैक्टली कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से स्किल वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी नॉलेज, कौन कौन से विजडम वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये होगा HR रिसोर्स प्लानिंग। इसमें कौन हेल्प करता है? HRIS हेल्प करता है टैलेंट को एक्वायर करने के लिए और रिटेन करने के लिए। कौन हेल्प करता है? HRIS हेल्प करता है टाइम एंड अटेंडेंस ट्रैकिंग, ये भी मैं बता चुका हूं, एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। देखिए पेरोल की बात कर लीजिए, बोनसेस की बात कर लीजिए, टैक्स कैलकुलेशन और बेनिफिट्स की बात कर लीजिए, इन सब में भी हमारा HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी हेल्प करता है। परफॉर्मेंस अपेरेजल में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर एंड लीगल कंप्लायंसेस के अंदर, ये सारे बेनिफिट कौन देता है? हमको HRIS देता है। तो एक बार अगर आप लोग एक डेफिनेशन पीछे वाला कोई भी एक चार्ट या फिर एक ये आपकी टेबल समझ गए ना, तो डेफिनेट सी बात है आप लोग इंटरकनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे की चीजों को, और आप लोग इजीली एग्जामिनेशन के अंदर बाय डिफरेंस क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि एग्जैक्टली इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। अब आगे करते हैं, एक HRM के अलावा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलावा एक सवाल और पूछा जाता है जिसको कहते हैं EHRM, माने इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है लेकिन डिजिटली अगर आप लोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको EHRM कहते हैं। देखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। याद रखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है? इट रेफर द इंटीग्रेशन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म इनटू द HR प्रोसेस, माने जितने भी इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसका इंटीग्रेशन HR प्रोसेस के साथ करना और प्रैक्टिसेस के साथ करना क्या कहलाता है? EHRM कहलाता है। थ्रू EHRM HR एक्टिविटीज लाइक जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, पेरोल हो गया, परफॉर्मेंस अपेरेजल हो गया, एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन हो गया, एंड रिकॉर्ड कीपिंग आर परफॉर्म्ड डिजिटली। इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है? डिजिटली परफॉर्म किया जाता है यूजिंग वेब बेस्ड सिस्टम। किसका इस्तेमाल करके? वेब बेस्ड सिस्टम का। क्लियर है? तो ये आपका क्या रहता है? EHRM रहता है। अब कई बार एग्जामिनेशन के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे रिड्यूस करना HR एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को, आगे क्या है? इंप्रूव क्वालिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ HR सर्विसेज। HR सर्विसेज के अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना, इंक्रीज करना स्पीड एंड द एक्यूरेसी ऑफ HR ऑपरेशन, HR ऑपरेशन की स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज करना, एंड इनहांस करना एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड द सेल्फ सर्विसेज। ठीक है, आगे हम लास्ट लिख सकते हैं इनेबल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थ्रू द HR एनालिटिक्स, माने HR एनालिटिक्स के थ्रू क्या इनेबल करना? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये सब किसके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं? ये EHRM के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। 3 तरीके के EHRM आपके एग्जामिनेशन के अंदर डाले गए, पेपर के अंदर, सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। ऑपरेशनल EHRM, रिलेशनल EHRM और ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेशनल EHRM, रिलेशनल EHRM और आपका क्या रहने वाला है? ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM। अगर आप लोग पढ़ते हैं ऑपरेशनल EHRM माने ऑटोमेट रूटीन, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? ऑटोमेट रूटीन HR एक्टिविटीज लाइक पेरोल, अटेंडेंस एंड लीव एंड मैनेजमेंट। ये किस में आ जाते हैं? ऑपरेशनल एक्टिविटी को जो मैनेज करता है उसको EHRM कहते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है? सपोर्ट HR फंक्शन सच एज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थ्रू द डिजिटल टूल्स। ठीक है, ऐसे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर आ जाएगा या हिस्सा आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो 3 तरीके के टाइप ऑफ EHRM होते हैं, ऑपरेशनल EHRM, रिलेशनल EHRM और ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM। याद रखिएगा। लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिएगा बेनिफिट्स ऑफ EHRM क्या रहने वाले। देखिए EHRM से टाइम सेव हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है और इनहांस होती है एफिशिएंसी, और यहाँ पे सपोर्ट होता है स्ट्रेटेजिक HRM को, माने जितनी भी HRM की स्ट्रेटेजी है उनको ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। EHRM से संबंधित अगर
कोई सवाल आता है या शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे और उसको आंसर कर पाएंगे। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% कंफर्म है, बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर आता है। माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, इसको करके जाना। क्या है? गिव ए प्रोसीजर फॉर द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस, माने आपको रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, प्रोसेस देना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 4 प्रोसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। पहले हम लोग एक बार ग्रीवियंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। असल में ग्रीवियंस इज ए फॉर्मल कंप्लेंट रेज्ड बाय एन एम्प्लॉय कंसर्निंग वर्किंग कंडीशंस, management policies, behavior of the supervisor and the colleagues or any dissatisfaction related to the employment। employment के अंदर employee को अगर किसी भी तरीके की कंप्लेंट को रेज करना है, चाहे वो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड हो, बिहेवियर सुपरवाइजर या कलीग से जुड़ी हुई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं ग्रीवियंस। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले? देखिए, एम्प्लॉयज की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, कंप्लेंट्स होती है, उनको रिजोल्व करना, मेंटेन करना एक हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट को और बिल्ड करना ट्रस्ट को। ये 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं अगर आपसे रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ 4 स्टैंडर्ड वाला स्टेप मॉड्यूल। क्लियर है? यानी कि कैसे किसी भी एक एम्प्लॉय की समस्या को सोल्व किया जाता है। तो 4 स्टेप रहेंगी। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपका इनफॉर्मल कंप्लेंट आता है, और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर रिटर्न कंप्लेंट आता है, और स्टेप नंबर 3 के अंदर आपका ग्रीवियंस कमेटी तक बात जाती है, और स्टेप नंबर 4 के अंदर आपका अपील टू द टॉप मैनेजमेंट या आरबीट्रेरी लेवल पे ये बात जाती है। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेप में इसका रिजोल्यूशन होता है। सबसे पहली स्टेप रहने वाली है इनफॉर्मल कंप्लेंट, लेवल 1 की होती है, इसको इमीडिएट सुपरवाइजर सोल्व कर देता है। माने यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ, द एग्रीव्ड एम्प्लॉय शुड फर्स्ट अप्रोच टू द इमीडिएट सुपरवाइजर। किसके पास जाना पड़ता है? इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाना पड़ता है। इनफॉर्मली वो सुनता है और ओरली इसका निपटारा कर दिया जाता है स्टेप 1 के ऊपर, लेवल 1 के ऊपर। अगर फिर भी ओरली जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है, अगर उससे सॉल्यूशन नहीं होता है तो बात जाती है रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर। अब ये क्या करेगा? अब ये जो आपका एम्प्लॉय है, इफ एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड, रिटर्न ग्रीवियंस इज सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट हेड और एचआर मैनेजर। डिपार्टमेंट हेड के पास या एचआर मैनेजर के पास अब रिटर्न में ग्रीवियंस चली गई है। ए फॉर्मल मीटिंग इज हेल्ड, इसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है। रिटर्न रिस्पॉन्स इज गिवन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिटर्न जो आपका क्या है रिस्पॉन्स दिया जाता है विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, और जनरली ये 3 से 7 दिन का मान के चल सकते हो। तो सेकंड स्टेप रहने वाली है। तीसरी स्टेप की बात करें तो ग्रीवियंस कमेटी होती है। फिर भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे रिटर्न के बाद भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इफ अनरिजॉल्व्ड द ग्रीवियंस इज रेफर्ड टू द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। किसके पास बात चली जाती है? ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के पास। एंड द कमेटी हियर्ड बोथ साइड, कमेटी क्या करती है? दोनों पक्षों को सुनती है, एग्जामिन करती है एविडेंस को, एंड गिवन ए फेयर रिजोल्यूशन, एक फेयर रिजोल्यूशन देती है। दिस एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड द न्यूट्रलिटी। ये किसको इंश्योर करता है? ट्रांसपेरेंसी एंड न्यूट्रलिटी को। कई बार क्या होता है, यहां पर भी समाधान नहीं होता है तो बात होती है अपील टू द टॉप मैनेजमेंट या आर्टिब्रेशन में, कि आपका लेवल 4 रहेगा। इफ एम्प्लॉयज इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, द ग्रीवियंस इज एस्केलेटेड टू द टॉप मैनेजमेंट। ग्रीवियंस किसके पास जाती है? टॉप मैनेजमेंट के पास जाती है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन आर्टिब्रेशन और लीगल रेमेडीज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ लीगल रेमेडीज होते हैं, मे आल्सो बी यूज्ड। द डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज यूजुअली कंसीडर फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन ले लेगा वो ले लेगा। एक आप लोग फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं क्या, जैसे एम्प्लॉयज है वो सबसे पहले सुपरवाइजर के पास जाएगा, ओरली अगर उसका सॉल्यूशन हो जाता है, नहीं तो एचआर को या डिपार्टमेंट ऑफ हेड को रिटर्न में देगा। सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ग्रीवियंस कमेटी के पास बात जाती है, वहां भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो बात कहां पे जाती है? टॉप मैनेजमेंट के पास जाती है। और फाइनली टॉप मैनेजमेंट जो बात डिसाइड कर देता है, जो आपका सॉल्यूशन देता है वो फाइनल सॉल्यूशन होता है, फिर उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। तो काफी अहम ये सवाल हो जाता है, एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। मेक श्योर करके इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, वर्क फ्रॉम होम वर्सेस द वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये दोनों काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है। देखिए ये पूरी की पूरी कहानी वर्क फ्रॉम होम वाली एक बड़ा पेंडेमिक कोविड-19 था, उसके बाद ही शुरू हुई थी। और यहाँ पे आजकल कंपनी ऐसी हैं जो कुछ है जो वर्क फ्रॉम होम को प्रीफर करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम ऑफिस को प्रीफर करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं जो हाइब्रिड मॉडल को अपनाती हैं, माने दोनों के कॉम्बिनेशन, माने वो ऑफलाइन वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको याद करना। देखिए इसके ऊपर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं
एडवांटेजेस आप लोग लिख सकते हैं। ये वाली आपको टेबल जरूर एक बार याद कर लेनी है। वर्क फ्रॉम होम के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस के कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तमाम चीजों को आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये वाला सवाल आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, तो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूं ये वाले सवाल को। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको एक बार रीड आउट जरूर करेंगे और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और एग्जामिनेशन के अंदर अगर ये सवाल रिपीट होता है तो अच्छे से लिख के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काफी अहम ये क्वेश्चन रहने वाला है, टैलेंट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। टैलेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस जहां पर हम अट्रैक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं, एंगेज करते हैं, फिर रिटेन करते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं। किसको? किसी भी इंडिविजुअल को विद ए हाई पोटेंशियल, जिसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है, हु क्रिटिकली टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ठीक है, जो क्या बन सकता है? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का हिस्सा बन सकता है। इन सिंपल वर्ड आप लोग ये कह सकते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट मींस हायरिंग द राइट पीपल, developing their skills, motivating them to perform well and retaining them for a long term। माने उनको रिटेन करके रखना लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्या कहलाता है? टैलेंट मैनेजमेंट कहलाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट करना बेस्ट टैलेंट को, ठीक है, रिटेन करना हाई परफॉर्मेंस इंप्लॉयज को, एंश्योर करना इंप्लॉयज डेवलपमेंट एंड द कैरियर प्रोग्रेशन को, एंड इंडिविजुअल गोल्स विद ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अलाइन करना, बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाइपलाइन फॉर द फ्यूचर। क्लियर? तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट के रहने वाले हैं, जो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, माने जैसे टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट को एक्वायर करना, टैलेंट का डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग एंड एम्प्लॉयज रिटेंशन एंड द कंपनसेशन एंड द रिवॉर्ड। ये सारी चीजें, कंपनसेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवॉर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉयज का रिटेंशन भी काफी बार पूछा जाता है, सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन उठाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये कंपोनेंट अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इनके ऊपर लिख के आ सकते हैं, आप लोग इनके ऊपर डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या बातें यहाँ पे लिखनी है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर अट्रैक्टिंग आता है, फिर सेलेक्टिंग आता है, फिर डेवलपिंग आता है, फिर रिटेनिंग आता है, और लास्ट में क्या आता है? ट्रांजिशनिंग। ठीक है, इसको याद रखना। ट्रांजिशनिंग के अंदर याद रखिएगा प्रमोशन, ट्रांसफर या सक्सेशन होता है। अगर रिटेनिंग की बात करते हैं, एंगेजमेंट, मोटिवेटिंग एंड रिवॉर्डिंग रहता है। डेवलपिंग के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो या वर्कशॉप या लर्निंग टूल्स रहते हैं। सेलेक्टिंग के अंदर इंटरव्यू, असेसमेंट, स्किल टेस्ट के बेस पे तमाम बातें हम लोग पिछली यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके आइएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट आप लोग लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है इसकी हेल्प से, बिल्ड किया जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एट्रिशन एंड द आपका हायरिंग कॉस्ट रहता है, एंड एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड द सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे मद्देनजर रख के काफी हेल्प की जाती है। बिजनेस कम्युनिटी थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर किया जाता है। एनकरेज लर्निंग एंड द इनोवेशन कल्चर, किसको आपका एनकरेज किया जाता है? लर्निंग एंड द इनोवेशन कल्चर को। क्लियर? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टैलेंट मैनेजमेंट, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको जरूर करके जाइएंगे। अब लास्ट एंड फाइनल है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला सवाल, नहीं शायद लास्ट नहीं, ये इसके बाद एक और है, सोशल सिक्योरिटीज है। दो सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू केयर ऑफ एम्प्लॉयज हेल्थ, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज की हेल्थ से रिलेटेड सवाल है। व्हाट प्रोविजन कैन बी मेड टू एंश्योर हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज हेल्थ की बात करूं, एम्प्लॉयज हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्टिविटी, किससे जुड़े हुए हैं? प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं, एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ऑफ एन ओन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यानी कि एम्प्लॉयज हेल्थ का मतलब क्या है? जो आपका एम्प्लॉयज है उसकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन और ओवरऑल सक्सेस से इसका जुड़ाव है। ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट इन द एम्प्लॉयज हेल्थ बिल्ड ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, जो आपके एम्प्लॉयज की हेल्थ में इन्वेस्ट करती है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एक तरीके से क्या करती है? बनाती है, और रिड्यूस करती है जो लीव है, यानी कि जो सीक लीव है, एंड इंक्रीज एम्प्लॉयज लॉयलिटी, और इससे क्या होती है? इंक्रीज होती है आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी लॉयलिटी। रीजन देखिए, व्हाई एम्प्लॉयज हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। देखिए प्रोडक्टिविटी बेटर चाहिए तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं सिक लीव आपके यानी कि छुट्टी कम से कम ले तो आप उनकी हेल्थ बेटर होनी चाहिए। लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट अगर आप लोग को करनी है तो उनकी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। इंप्रूव्ड एम्प्लॉयज मोरल, आगे देखिएगा रिटेंशन एंड द लॉयलिटी के लिए उनकी हेल्थ का होना जरूरी है, एंड पॉजिटिव वर्क कल्चर के लिए ये फैक्टर जरूरी है, एंड कंप्लायंस विद लीगल नॉर्म्स के लिए फैक्टर जरूरी है। तो ये आप जरूर करके जाइएगा। कौन कौन से प्रोविजन है, जैसे हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी
डिसेबिलिटी हो गया, आगे क्या है मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो गया, उसके बाद क्या है सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन हो गया, वेलनेस एंड प्रोग्राम हो गया, उसके बाद क्या है एरोग्नोमिक वर्कप्लेस डिजाइन हो गया। काफी इंपॉर्टेंट बातें इनको याद रख लीजिएगा। लास्ट सवाल है जो एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होएगा, सोशल सिक्योरिटीज को एक्सप्लेन करना है, इसके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वर्किंग सिस्टम। किसके वर्किंग सिस्टम, किसके कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन वर्किंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे सोशल सिक्योरिटीज रेफर करता है एक ऐसे प्रोटेक्शन को जो गिवन होता है गवर्नमेंट के द्वारा या इंप्लॉयर के द्वारा टू द वर्कर अगेंस्ट द इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क जैसे सिकनेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, मैटरनिटी हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हैं वर्क रिलेटेड इंजरीज और है जिसको आप लोग डेथ कहते हैं। ठीक है, इट इज सिस्टम ऑफ द पब्लिक और एम्प्लॉयर बेस्ड बेनिफिट्स डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ केयर एंड द एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटीज टू द एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज इन द टाइम्स ऑफ नीड। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा हमें समझाने की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको याद करनी है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन इंडिया जैसे ईपीएफ हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 हो गया। तो ऐसे करके 8 पॉइंट मैंने दे रखे हैं, ये 8 स्कीम दे रखी है। एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा और एक बार इन सोशल सिक्योरिटीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा इन 3-4 पॉइंट को। तो ये काफी अहम सवाल है